हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट PYQ एक्सप्रेस में आज हम लेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS। इससे पहले हमने इस सीरीज में ह्यूमन फिजियो का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया और उसके पहले के भी सभी चैप्टर्स जो आपके 11th NCERT के हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चा इस टाइम पर नीट का रिवीजन कर रहा है मैं उसको कहूंगी कि वो ज़रूर से इस सीरीज़ के हर एक लेक्चर को देखे। इसमें हम हर चैप्टर का एक वन शॉट ले रहे हैं प्लस लास्ट 15 सालों में पूछे गए सभी PYQs को विद रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें बच्चों, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वही आप ओल्ड न्यू किसी भी NCERT से पढ़ लो, सेम ही रहेगा। बहुत ही बेसिक पकड़ बनाने वाला कंसेप्चुअल चैप्टर है। अच्छे से आप छोटी क्लासेस से ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल सभी के बारे में पढ़ते आए हैं, बस वही चीज़ें थोड़ी सी इलेबोरेटेड वे में इस चैप्टर में आपको दी गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर चीज़ें नहीं लेंगे। आई विल ट्राई कि हर चैप्टर एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, जिससे टाइमली हम अपनी सीरीज़ कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से ब्लड टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया हुआ है ना। ब्लड के बारे में मुझे नहीं लगता एक क्विक रिवीजन अलग से देने की तुम्हें ज़रूरत होगी। यू ऑल नो कि अगर हम हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो तरह का सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन तो है ही, प्लस लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फैटिक्स भी हमारी बॉडी में बिल्कुल उसी तरह एक नेटवर्क बनाए हुए हैं जैसे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। बस फ़र्क इतना है कि ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट है, पर लिम्फ के पंपिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिम्फ ब्लड से ही बनता है और ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। इट इज़ जस्ट अ मिडल मैन ऑफ द बॉडी कि जो काम ब्लड नहीं कर रहा, थोड़े से उसने अपने काम को बांट दिया लिम्फ को। ठीक है, जस्ट इतना सा डिफरेंस है। एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फ के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं, पैराग्राफ है, वो हम अभी आगे कवर करेंगे। ठीक, चलिए, तो अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो तीन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं उसके। एक तो ब्लड खुद हो गया, एक जिन ब्लड वेसल्स में वो है, और तीसरा उसका पंपिंग ऑर्गन यानी कि हार्ट। तो अगर हम ब्लड की बात करें बच्चों तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ना। स्पेशल में हार्ड एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। हार्ड में आता है बोन एंड कार्टिलेज, स्पेशल में फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड का कंपोजिशन सब बच्चों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने अच्छे से आपको चार्ट बना के पढ़ाया हुआ है NCERT लाइन टू लाइन में कि ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और एक कॉर्पस्कल्स, जिसमें से कॉर्पस्कल्स जो हैं वो 45%, जबकि प्लाज्मा ज़्यादा, ब्लड हमारा लिक्विड है तो ज़्यादा पार्ट लिक्विड का है, ऐसे याद रख सकते हो। तो 55% लगभग प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये फॉर्म्ड हो के ब्लड में एंटर करती हैं। RBC, WBC या प्लेटलेट में ऐसा नहीं है कि एक RBC से नई RBC बनेगी, एक WBC से नई बनेगी, इस तरह का सिस्टम नहीं होता। यू नो, हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब ये काम लिवर एंड स्प्लीन करते हैं, और आफ्टर बर्थ ये काम हमारे बोन मैरो करता है, जो लॉन्ग बोन्स के बीचों बीच एक लिक्विड फ्लूइड टिश्यू होता है, दैट इज बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जो RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स को बना के भेजती हैं। उनमें से एक स्पेशल नेम याद रखना, प्लेटलेट्स की जो स्टेम सेल्स हैं उनके लिए एक टर्म दी गई है मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, बाकी सबके नाम होते हैं बट यहाँ पर मेगा कैरियोसाइट्स, क्योंकि इन सेल्स का न्यूक्लियस बड़े साइज का होता है, दैट्स वाई मेगा कैरियोसाइट। अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको कोरिलेट करके चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं मेंशन करते जा रही हूँ। क्लियर? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया। अब जो प्लाज्मा है उसमें सिंपली वाटर है 90 to 92% और 6 to 8% है उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स, जिनको आप प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। अब इसको डाइटरी प्रोटीन्स से सेम मत समझना, डाइट में खाने वाली प्रोटीन्स अलग है बच्चों, वो तो यहीं डाइजेस्ट हो जाती हैं, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं और अमीनो एसिड्स को ब्लड एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा हमारे ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स अलग से होती हैं जो बॉडी में ही फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो उन प्लाज्मा प्रोटीन्स में तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन। इनके फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। फिब्रिनोजन्स, जब आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कि ब्लड क्लॉट एक फाइबर्स का नेटवर्क होता है, तो वो फाइबर्स इसी फिब्रिनोजन प्रोटीन से बनते हैं। सो दिस इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है इसको आप सब लिख लेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। जब आप एंटीजेंस एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, जिसको शॉर्ट में IG लिखते हैं, वो एक्चुअली हमारी एंटीबॉडीज़ हैं। तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हैं दे हेल्प टू फाइट विद इन्फेक्शंस विद पैथोजेंस। ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन कंट्रोल द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड।
ठीक है, बहुत सिंपली आप तीनों के फंक्शंस याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में कई सारी चीज़ें डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, O2 CO2 है, डिजॉल्व फॉर्म में होती है ना, 3% O2 एंड 7% CO2 प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होती है, प्लस हार्मोन्स का जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी होता है ह्यूमंस में, मेजरली अमोनिया, यूरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। और इनके अलावा कुछ मिनरल्स भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं। तो बहुत से, और यस, इसी ब्लड प्लाज्मा में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, पर जैसे ही हमें चोट लगती है, कट लगता है ब्लड वेसल पर, एयर के एक्सपोजर होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होकर एक कास्केड रिएक्शन शुरू करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक के बाद एक एक्टिवेट होते जाते हैं। कास्केड यानी सीरीज में एक्टिवेट होना, और फाइनली जाके फाइब्रिन प्रोटीन्स का एक नेटवर्क बनता है जिसको आप कहते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म दी है बच्चों की, जब हमारे प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप माइनस कर दोगे, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दोगे, क्योंकि चोट लगने पर क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो गए और उन्होंने वहाँ क्लॉट बना दिया, उस क्लॉट से थोड़ा थोड़ा लिक्विड बाहर की तरफ ऊज आउट करता है, उसे आप सीरम कहते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली सीरम? सीरम का कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होगा, बस उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो चुके हैं। ठीक है, सिंपल, क्लियर। चलिए देन तीनों ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, आरबीसीज के बारे में, इरिथ्रोसाइट जिनको आप कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो तीनों ही सेल्स का नंबर आपको पता होना चाहिए, इनकी जो रेंज है, तो सम मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन आर ब्लड आरबीसीज, तभी तो हमारा ब्लड रेड दिखता है। हमारे ब्लड की हर एक ड्रॉप में 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड का मतलब हर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में आपको 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज मिलेंगी, जबकि डब्ल्यूबीसीज का नंबर बहुत कम, इसी 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 है। और प्लेटलेट्स का नंबर, जो आप डेंगू में बोलते हैं ना, इतना हो गया, इतना नहीं रहा, वही यानी 1.5 से 3.5 लाख, इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, पर जो भी है 1.5 से 3.5 लाख के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, 1.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बोलते ना 1.5 लाख से कम चला गया, बहुत डाउन हो गया, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट लॉस, मतलब प्लेटलेट डाई होती जाती है। ठीक है, क्लियर। तो आप इसका रेंज याद रखेंगे। आरबीसीज के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैमल्स की जो आरबीसीज हैं ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, रीज़न आपको पता है, टू मेक द रूम फॉर हीमोग्लोबिन, ज़्यादा से ज़्यादा जगह क्रिएट हो जाए हीमोग्लोबिन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हमारी आरबीसीज में, और न्यूक्लियस भी नहीं होता मैच्योर आरबीसीज में, यंग में सब कुछ होता है। ठीक है, शेप आप याद रखेंगे, वैसे तो गोल है, बट अगर सरफेस देखेंगे, मतलब राउंड, पेरीफेरी देखेंगे तो राउंड, और सरफेस देखेंगे तो दोनों तरफ से पिचकी हुई हैं, यानी बाय कॉन्केव। तो राउंड एंड बाय कॉन्केव आरबीसीज हैं हमारे पास। ठीक है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी याद रखेंगे आप, जनरल भाषा में बोलते हैं यार मेरा हीमोग्लोबिन 10 रह गया या 12 है, अच्छा 14 हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, तो ये क्या है? दिस इज ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये टोटल हीमोग्लोबिन नहीं है आपका, पर 100 ml ऑफ ब्लड है, एंड आपकी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक, क्लियर। आरबीसीज की लाइफ स्पैन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, इट इज़ 120 डेज। हर 120 डेज में आरबीसीज की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद डेड आरबीसीज को स्प्लीन में दफना दिया जाता है, ब्लड उन्हें स्प्लीन को देकर आ जाता है। दैट्स वाई स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, वहीं पर आरबीसीज में से सारे कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग कर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हो जाता है ना, और बाकी सब कॉम्पोनेंट्स रीयूज हो जाते हैं। क्लियर, डन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि स्प्लीन कब्रिस्तान तो है ही आरबीसीज का, प्लस स्प्लीन हमारा ब्लड बैंक भी है बच्चों। ना सिर्फ डेड आरबीसीज बल्कि एक्स्ट्रा आरबीसीज भी स्प्लीन के पास रिजर्व रहती हैं। अगर किसी कंडीशन में हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो स्प्लीन ही एक्स्ट्रा आरबीसीज को सप्लाई करता है। एंड इसके अलावा स्प्लीन में आरबीसीज का फॉर्मेशन भी हुआ था। कब हुआ था? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे। तो स्प्लीन इज अ साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस ऑल्सो। इरिथ्रोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स का बनना, हीमोपोइसिस यानी सभी ब्लड सेल्स का बनना, उसमें इरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। डब्ल्यूबीसीज में जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, मेनली वो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं, तो उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये तो हटा दो। डब्ल्यूबीसीज में आपको पता है जिसके भी लास्ट में फिल लिखा हुआ आ रहा है, इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। उन्हीं ग्रेन्यूल्स की वजह से ये अलग अलग स्टेन्स से स्टेन होती हैं। तो इनको इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कहते हैं। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक स्टेन से होती हैं। ठीक है, जिनके नाम के एंड में साइट आ रहा है ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट यानी ये इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
इनके मेजर फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। चलो इससे पहले एक और चीज़, इनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से मोस्ट एबंडेंट WBC कौन सी है। अगर मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल पूछेंगे तो RBC, बट अगर WBCs में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ WBC किसका है तो ध्यान रखना है न्यूट्रोफिल्स का, है ना। हर जगह होती है, फेगोसाइटिक सेल्स हैं, सो न्यूट्रोफिल्स हो गई। यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखा है 60 to 65%, सबका अलग अलग याद रखेंगे, वेल एंड गुड। अगर आपसे पूछें लीस्ट WBC कौन सी है तो बच्चों बेसोफिल 0.5 to 1% होती हैं, ठीक है। सो लीस्ट वाली हो गई WBC, मोस्ट अबंडेंट हो गई कौन सी, न्यूट्रोफिल। फंक्शन वाइज आप कैसे याद रखेंगे, ये जो दो सेल हैं ABCD में MN साथ में आते हैं, तो इसकी मोनोसाइट उठा लो, इसकी न्यूट्रोफिल उठा लो, ये दोनों फेगोसाइटिक सेल्स हैं, यानी किसी भी पैथोजन को खा जाती हैं, फेगोसाइट कर देती हैं, नॉट ओनली पैथोजन, फॉरेन एजेंट्स वगैरह को भी, ओके। देन इओसिनोफिल एलर्जी से रिलेटेड याद रखना है आपको, एलर्जीज में, एलर्जिक रिएक्शंस में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से रेजिस्ट करती हैं, ठीक है। बेसोफिल मैंने आपको बता रखा है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल्स हैं, सेम वही काम बेसोफिल का है, नंबर सबसे कम है, बट ये सिक्रीट करती हैं 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स को, हिस्टामिन, हेपारिन, सीरोटोनिन, तीनों इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ठीक है। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट का फंक्शन तो बता ही दिया, बची आपकी लिम्फोसाइट, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम इन्हीं पर डिपेंडेंट है। टी लिम्फोसाइट हमें CMI देती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये हमारे को AMI देती है, यानी एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। डू रिमेंबर, अगर आपसे पूछ लें एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कौन सिक्रीट करता है, तो वो हैं बच्चों हमारी बी लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज सिंपली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन है। जैसे ही किसी पैथोजन का अटैक होता है और पूरा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचती है, तो बी सेल्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की आर्मी को ब्लड में सिक्रीट करती हैं, जो जाकर पैथोजन्स के एंटीजन पर अटैक करे, वो है हमारे एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आर सिंपली प्रोटीन्स, ठीक, क्लियर। सबके फंक्शंस आपको समझ में आ गए, सबके लिए इंडिविजुअल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक बार में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2023 में पूछा गया विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBCs, गलत, बेसोफिल लीस्ट हैं, ठीक है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपारिन, यस। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यस, ये तीनों इन्फ्लेमेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। दे हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस एंड दे आर ए ग्रेन्युलोसाइट, इसका भी बता रही हूँ, बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, गलत है, अभी बताया मैंने आपको। इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल तीनों को हमेशा साथ में याद रखो, तीनों में ग्रेन्यूल्स हैं, दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स, ओके, तो ये गलत हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वैसे तो अगर मान लो बाई चांस में नहीं, बहुत सारे बच्चों को ना न्यूक्लियस का शेप नहीं याद रहता, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली डिजाइन हुआ है, यहाँ पे BCD जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, B एंड C है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना। बट फिर भी अगर अलग से न्यूक्लियस के शेप पे क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए किसका न्यूक्लियस कैसा है बच्चों। इफ़ यू रिमेंबर, न्यूट्रोफिल्स का एक नाम है PMNL, 12th में ह्यूमन हेल्थ में पढ़ते हैं हम, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, कलरलेस होती हैं, वाइट नहीं होती हैं कभी भी, कलरलेस होती हैं। WBC एक मिसनोमर है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये ऐसी ल्यूकोसाइट्स हैं, ऐसी WBCs हैं जिनमें न्यूक्लियस का शेप फिक्स नहीं है, न्यूक्लियस अलग अलग मॉर्फोलॉजी, अलग अलग लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इओसिनोफिल की बात करें तो इसमें आप हमेशा अपने हेडफोन याद रखेंगे, ठीक है। इसमें हेडफोन जैसा न्यूक्लियस होता है, यानी सिंपली इसको कई बार जैसे इसको थोड़ा सा मैं इस तरह का कर दूँ तो स्पेक्टिकल्स जैसा, ऐनक जैसा भी लगता है, वरना हेडफोन शेप न्यूक्लियस, ठीक है। देन इसका जनरली नहीं पूछा जाता। देन अगर हम बात करें किसकी, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, देखो बेसोफिल सबसे लास्ट में याद करना, लिम्फोसाइट्स में सिंपली राउंड न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मोनोसाइट में जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, कैसा है ये, किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस होता है, किडनी या बीन शेप न्यूक्लियस, सब आपको याद रखने हैं। और बचा बेसोफिल, तो बेसोफिल में थोड़ा सा ना इस तरह का S शेप का न्यूक्लियस होता है बच्चों, S शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, देखें जरा, बेसोफिल्स में किडनी शेप न्यूक्लियस कहा था, तो ये गलत हो गया, किडनी शेप मोनोसाइट के पास है। थोड़ा सा आई एग्री की रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है कि यार किस में कैसा है, तो जिसने बार बार रिवाइज कर रखा है ना उसी को याद होगा।
पर अननेसेसरी इस चीज़ पर अभी अपना टाइम मत लगाओ, अभी तो वही चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम ईजिली जिनको रिटेन कर सकते हो, है ना। अब लास्ट के 1 मंथ में इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस चीज़ में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अननेसेसरी जिस चीज़ में जो आपको समझ ही नहीं आ रही, याद ही नहीं होती, अब वो टाइम नहीं है। उसको पढ़ना चाहिए, बट कब पढ़ना चाहिए? जब हमारे पास तैयारी करने के लिए 1 साल का समय होता है। अभी तो 1 महीना बचा है, वो भी पूरी तरह नहीं बचा। तो आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो डेफिनेटली पूछी जाती हैं और जिनको याद रखना, रिटेन करना ईजी है, ठीक है। चलिए 2022 का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। द कोएगुलम समझते हो ना, ब्लड क्लॉट को कोएगुलम भी कहते हैं। लिख रहा है एनसीईआरटी में, नहीं लिख रहा तो आप नोट कर लो। यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग के बाद ब्लड क्लॉट का टॉपिक है, तो ये जो कोएगुलेशन है, इससे जो क्लॉट बनता है उसको आप ब्लड क्लॉट भी कहते हैं और उसी को कोएगुलम भी कहते हैं, डू रिमेंबर, ठीक है। ये जो फाइबर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऐसे एक मेशवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉट। ये कौन से फाइबर्स हैं? ये फिब्रिन प्रोटीन है, वही फिब्रिनोजन जो इनएक्टिव थी वो एक्टिवेट हो गई है फिब्रिन प्रोटीन्स में, फिब्रिन के थ्रेड्स हैं ये, ठीक है, क्लियर। जिसमें से ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, बस उसका थोड़ा प्लाज्मा वाला पार्ट बाहर आएगा, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब फंस जाएंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि क्लॉटिंग के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक, क्लियर। सो क्वेश्चन कह रहा है द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। गलत है ना, यहाँ तक की बात सही थी कि कोएगुलम नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बनता है, बट वो थ्रेड थ्रोम्बिन के नहीं है बच्चों, वो फिब्रिन के थ्रेड हैं। थ्रोम्बिन क्या होता है? ये पूरी एक कास्केड रिएक्शन होती है, इसका एक बहुत लंबा पाथवे होता है, प्रोसेस होता है, बट वो पूरा एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया है और आपको वही शॉर्ट में याद रखना है कि ये कह रहा है कि फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजन से बना है, बट कैसे बना? अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये फिब्रिनोजन है और इसको सबसे लास्ट में फिब्रिन बनाना है, जिससे ये फिब्रिन थ्रेड्स इकट्ठे होकर एक क्लॉट बना दे, तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलना किसका काम है? देखो लिख रहा है थ्रोम्बिन का काम है, थ्रोम्बिन का काम है। और थ्रोम्बिन पता है कैसे बना? प्रोथ्रोम्बिन से बना। प्रोथ्रोम्बिन पहले से प्रेजेंट था ब्लड में, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने का काम किसने करवाया? वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स इसमें यूजफुल होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। तो बस आपको पूरी क्लॉटिंग पाथवे का इतना सा पार्ट याद रखना है, दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। और इससे भी पहले बहुत सारी कास्केड रिएक्शन होती है, बट वो आपके कोर्स में नहीं दे रखा है, ठीक, क्लियर। ये सबको आना चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट में लिख के रख लेना, डन। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, तो ये तो सही है, तो सिंपली फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, बट कई बार हम इसी में गलती कर देते हैं, इसकी जगह ये चूज़ करके आ गए, हो गई सिली मिस्टेक, गए हमारे 5 नंबर, गया हमारा 1 साल, बिल्कुल 5 नंबर कम। अगर किसी के 605 की जगह 600 मार्क्स रह जाएं और बाई चांस उस साल कट ऑफ जाए 604, 605, तो फिर उसके साथ तो गड़बड़ हो गई ना, ऐसा होता है बच्चों, है ना। इसीलिए आपको कहा जाता है कि नीट इज़ द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है कि आते हुए क्वेश्चंस ना छूट जाएं, और एक्यूरेसी का भी बहुत ध्यान रखना है कि आती हुई चीज़ गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अभी कोई बच्चा 300 पे ही है तो उसकी बात अलग है ना, उसको तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट जो बच्चे 600 या उसके आसपास पहुँच चुके हैं ना, उनके लिए अब हर एक क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज। ये ब्लड ग्रुपिंग पे क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या तुम लोगों को? पढ़ा रखा है मैंने। ब्लड ग्रुपिंग 4 चीज़ों पे डिपेंड, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं जो 2 एंटीजन्स पर डिपेंड करते हैं, A एंड B, ठीक है। अगर A है तो A ब्लड ग्रुप, B है तो B, दोनों एंटीजन्स हमारे ब्लड में हैं तो AB, और एंटीजन है ही नहीं तो उसको कहते हैं O ब्लड ग्रुप। सबको याद रखना है एंटीजन्स होते कहाँ हैं। ये हमारी ब्लड वेसल, ये हमारी आरबीसी, तो आरबीसी की सरफेस पर होते हैं एंटीजन्स, आरबीसी की सरफेस पर होते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं? एंटीबॉडीज़ हमेशा प्लाज्मा में होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। गड़बड़ नहीं करना, वही बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं ना एंटीबॉडीज़ को, ये भी वही एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। एंटीजन्स सरफेस ऑफ आरबीसी पर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमेशा प्रोटीनेशियस होते हैं, एंटीजन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, शुगर पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है
कि अगर ए एंटीजन है तो उसके साथ कभी एंटी ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटी ए यानी जो ए पर अटैक कर देगा। तो हर पर्सन के प्लाज्मा में थोड़ी सी एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट होती हैं, बट वो हमेशा ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है, क्योंकि ए के साथ एंटी ए तो होगी ही नहीं, वरना वो ए को ही किल कर देगी। ठीक है, तो जब भी आप ब्लड ग्रुपिंग का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट देखेंगे ना कि किसका ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, कौन किसके लिए कंपैटिबल है, तो प्लीज़ एंटीबॉडीज़ को कंसीडर मत करना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ नेग्लिजिबल अमाउंट में होती हैं। जिस चीज़ को आपको कंसीडर करना है वो है एंटीजेंस। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एंटीबॉडीज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और फिर सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अभी इसको बिल्कुल भूल जाओ। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात कर रहे हो, ब्लड चढ़ाने देने लेने देने की बात कर रहे हो, तब आपको सिर्फ एंटीजेंस पर फोकस करना है। बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर मेरी बॉडी ए एंटीजन को पहचानती है तो ए एंटीजन मेरी बॉडी में एक्सेप्टेबल है, बाहर से कोई भी ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड आ जाए। पर अगर वो बी को नहीं जानती, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो बट ऑब्वियस मेरे पास सिर्फ ए एंटीजन है, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है इम्यून सिस्टम का, उसके पास ए की इन्फॉर्मेशन तो रजिस्टर्ड है, बी को वो जानता ही नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा ब्लड मेरी बॉडी में आया ना जिसके पास बी है, चाहे वो बी ब्लड ग्रुप हो चाहे वो ए बी ब्लड ग्रुप हो, तो उसे मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, तुरंत अटैक कर देगी उसकी आरबीसीज पर कि तो दुश्मन आ गया। बात समझ गए? और अगर रेसिपिएंट की बॉडी में बी ब्लड ग्रुप है तो वो सिर्फ बी एंटीजन को जानता है, तो वो बी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, ए को भी रिजेक्ट कर देगा, ए बी को भी रिजेक्ट कर देगा। और अगर रेसिपिएंट ए बी है तो वो ए और बी दोनों को जानता है, तो अब की बार वो ए ब्लड ग्रुप भी रिसीव कर लेगा, बी भी कर लेगा। इसमें आप उलझ जाते हैं कि मैम ए बी ब्लड ग्रुप वाला तो ए को एक्सेप्ट कर लेता है, बी को एक्सेप्ट कर लेता है, पर ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्योंकि जो डोनर का ब्लड आ रहा है ना बच्चों हमारी बॉडी में, आपको हमेशा ये देखना है कि रेसिपिएंट की बॉडी, रेसिपिएंट के सॉफ्टवेयर में क्या रजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट ए है तो उसकी बॉडी सिर्फ ए को पहचानती है। अगर ए बी ब्लड आया तो ए बी ब्लड में से ए को तो पहचानती है पर बी को तो नहीं पहचानती ना, बी को अपना दुश्मन समझ के रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो ए बी ब्लड वाला रेसिपिएंट है वो ए और बी दोनों को पहचानता है, वो ए बी को भी एक्सेप्ट करेगा, ए अकेले को भी करेगा, बी अकेले को भी करेगा। बहुत सिंपल है। एंड रही बात ओ की, तो ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके ब्लड में एंटीजन है ही नहीं, तो ओ का ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे दो इमरजेंसी कंडीशंस में, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद इट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि ओ के पास ना ए है ना बी, किसी भी बॉडी में रेसिपिएंट में वो जाएगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो ओ को यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। सिंपल। तो ये पूछ रहा है कि भाई ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ए बी की सबसे दोस्ती, ए बी सबको पहचानता है, सबका रजिस्ट्रेशन है उसके सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे लिखा है कि ए बी में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि ए बी में ए और बी दोनों एंटीजेंस हैं, तो बट ऑब्वियस एंटीबॉडीज एब्सेंट है। तो ये बात तो गलत नहीं है कि उसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, बट हम इसको एज अ रीज़न सेलेक्ट करें या नहीं उसके लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। बात गलत नहीं है ये, पर ये इसका रीज़न है क्या, पहले हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी गलत, एब्सेंस ऑफ गलत, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज गलत, तो यहाँ पे है ही नहीं कोई और ऑप्शन, तो वी हैव टू गो विद ऑप्शन 1। बट अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें लिखा होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी, तो फिर आप उसको चूज करते। ठीक है, बट इन्होंने ये लिख दिया। बट ऑब्वियस अगर किसी के पास दोनों एंटीबॉडीज है तो इनडायरेक्टली उसका मीनिंग यही है कि उसके पास एक भी एंटीजन मैंने उल्टा बोल दिया कि आई एम वेरी सॉरी, तो ओ को ध्यान में रखकर बोल दिया कि अभी जो लास्ट में जो स्टेटमेंट बोला मैंने कि अगर यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है, अगर एक ऑप्शन होता प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी तो आप उसको चूज करते। ठीक है, बट अगर प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजेंस नहीं है ऑप्शन में तो आप एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीबॉडीज को भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीबॉडीज का इनडायरेक्टली मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजेंस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फिब्रिन? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी चार्ट बनवाया मैंने आपको। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज भी दिया है, बट वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए चाहिए, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलेगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है इओसिनोफिल। दो फंक्शंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इओसिनोफिल अभी बताया था मैंने, एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, एलर्जीज एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। कहाँ गया अभी देखो नहीं दिख रहा, छोड़ो उसे। बेसोफिल्स रिलीज
रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक जगह हिस्टामिनेज भी लिखा है ना, ये कब का है, 2020 का। इसके बारे में कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ ऑप्शन में दिया है, अभी देखते हैं। न्यूट्रोफिल तो सिंपली फैगोसाइटिक सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स मेनली इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो ये इओसिनोफिल्स का फंक्शन है बच्चों, दे रिलीज हिस्टामिनेज दैट इज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, है ना, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इसकी वजह से होती हैं उसको खत्म करने के लिए इओसिनोफिल्स कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो मैं नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बी का फोर्थ के बेसिस पर, बी का फोर्थ एक ही में है, सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है एंड ए का थर्ड है, इसके बेसिस पर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मेक इट अ रूल कि जब भी आप नीट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे टेस्ट में, मेन पेपर में, तो अगर एक ऑप्शन नहीं आ रहा आपको तो वहाँ अटक मत जाना, वहीं पर स्टिक मत हो जाना कि इसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दिमाग में ले आए, छोड़ो उसे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं हिंट ज़रूर मिल जाएगी। और फिर भी नहीं मिल रही, पूरे क्वेश्चन को ही सर्कल लगा के आगे बढ़ जाओ। आपके पास नहीं होता है इतना टाइम नीट में कि आप एक क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट सोचने में वेस्ट कर दें। क्या पता उस 5 से 10 मिनट में आप आगे के 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लें जो एकदम कॉन्फिडेंटली सही हों, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्लियर, ये सब भी सीखना पड़ेगा तुम्हें। नीट सिर्फ नॉलेज से क्रैक नहीं होगा, नीट क्रैक करने के लिए क्या कहा मैंने, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो नॉलेज से मिल जाएगी, स्पीड तुम्हें प्रैक्टिस से मिलेगी। जितनी प्रैक्टिस तुम क्वेश्चंस की करके जाओगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, बताओ फिब्रिनोजन को किससे मैच करें, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग अभी बताया था, ग्लोब्यूलिन को किससे मैच करें, डिफेंस, और एल्ब्यूमिन को किससे मैच करें, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, adult human RBCs are enucleated. Which statement is most appropriate explanation for this feature? क्यों enucleated होती हैं? They do not need to reproduce. They are somatic cells. हाँ ठीक है, ये somatic cells हैं, बट उसका enucleate होने से तो कोई रिलेशन नहीं है. They do not metabolize. All their internal space is available for oxygen transport. This is the main reason. D only. This is the main reason कि क्यों आरबीसीज में से न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया को गायब कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनानी थी। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन सी ब्लड सेल्स हैं बच्चों जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अभी मैंने तुम्हें ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बताया, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो कि क्लॉटिंग के लिए ये जो पूरा कास्केड होता है, इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट से कुछ फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, जो मतलब और जो प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करते हैं, फिर और दूसरे टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह सिक्रीट होते हैं, जिससे ये कास्केड शुरू होती है। तो प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। और एक कैल्शियम आयंस भी याद रखना, वो जो कितने, ये जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर, उनमें से 4th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम है। ठीक है, क्लियर। तो वो कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहीं पर लिख दो प्लेटलेट्स, ये लिखा हुआ प्लेटलेट। और प्लेटलेट में तुम जाओगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। डेंगू में यही कारण है, इंटरनली ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट लगातार डाउन जाने से इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स दिखने लगते हैं। ठीक है, क्लियर। ध्यान रहेगा आप लोग, मतलब ब्लड क्लॉट्स क्या छोटे छोटे ऐसे दिखने लगते हैं, उनको आप यूँ समझ लो जो भी आपकी लैंग्वेज में है। तो ये कह रहा है कि लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कौन सी सेल्स का नंबर कम होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा? हाँ, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। हाँ, इसलिए बोल रही, उसको क्लॉट मत बोलो, ब्लड स्पॉट्स दिखने लगते हैं बॉडी में, छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, यानी इंटरनली ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि प्लेटलेट कम होने से क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करूँ मैं? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। डन। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, सीरम और ब्लड में क्या फ़र्क है बच्चों? सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क है? देखो ज़रा, इट लैक क्लॉटिंग फैक्टर। सिंपल, 2016 का सिंपल सा क्वेश्चन था। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन पूछा है। इरिथ्रोपोइसिस शुरू कहाँ होता है? इरिथ्रोपोइसिस शुरू कहाँ होता है? लिवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो। तो वी हैव टू चूज लिवर, क्योंकि लिवर और स्प्लीन में आपको प्रायोरिटी देनी है, तो फिर आप लिवर को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दोबारा आया क्वेश्चन, क्यों AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं?
क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजेंस होते हैं, बोथ एंटीजेंस ऑन आरबीसीज एंड नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। पहला ही क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है, तो मुझे बाकी पढ़ने की नीड नहीं है, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। यहाँ भी लिखा है बोथ एंटीजेंस, बट देखो लिख दिया प्लाज्मा। वैसे ये ऑप्शन सबसे पहले डालना चाहिए था, एंटीजेंस की पोजीशन गलत दे दिया। एंटीजेंस प्लाज्मा में नहीं होते, एंटीजेंस आरबीसीज पर होते हैं। ठीक है, क्लियर। देन ये क्या आया भाई 2013 में, ये अजीब सी सेल क्या है, समझ में ही नहीं आ रही देखने पर डायग्राम। देख लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक से शायद हमें आंसर मिल जाए, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस वगैरह की शेप कुछ दिखाई ढंग से दिख नहीं रही, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ऑप्शन। बेसोफिल को लिखा है कि ये सीरोटोनिन को सिक्रीट करती हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है। बी लिम्फोसाइट को लिखा है 20% ऑफ ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। देख लो एक बार, बी लिम्फोसाइट्स का टोटल परसेंटेज है 20 से 25%। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स के लिए लिख रहे हैं ये फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ ब्लड सेल्स, क्वेश्चन मार्क। न्यूट्रोफिल्स के लिए लिखा है मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स, फेगोसाइटिक। और मोनोसाइट के लिए लिखा है लाइफ स्पैन ऑफ 3 days एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये तो गलत है, चलो ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन को कैसे करें बच्चों, हम कैसे करें। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इसमें ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये शायद ग्रेन्यूल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सेल कोई ग्रेन्यूलोसाइट होनी चाहिए, है ना। तो उस बेसिस पर मैं बी लिम्फोसाइट हटा दूंगी, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एक ग्रेन्यूलोसाइट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, अरे फिर भी दिक्कत, क्योंकि अभी भी करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास 2 बच रहे हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो इस डायग्राम में यहाँ पे प्रिंटिंग के वक्त मिस्टेक हुई है, इसमें न्यूक्लियस का शेप नहीं दिख रहा, वरना आप आइडेंटिफाई कर लेते। अगर इसमें न्यूक्लियस कुछ इस तरह का दिख रहा हो तो वो बेसोफिल है, और अगर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिखाया होगा लाइक दिस, ठीक है, तो फिर वो न्यूट्रोफिल है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो दोनों के सही हैं बच्चों। इट सिक्रीट सीरोटोनिन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इट मोस्ट अबंडेंट ब्लड। अच्छा मिल गया गलत, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कह दिया। देखो मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल नहीं, मोस्ट अबंडेंट WBC है ये, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल तो RBC है। ठीक है, मिल गया गलत, तो हम तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, सिंपल। चलिए फिर भी प्लीज़ आपके पास जो भी PYQ बुक है उसमें एक बार देख लेना, इस डायग्राम में कोई चीज़ आपको इंडिकेट करती हुई दी है तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे डायग्राम नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर बताया है। 2012 का क्वेश्चन है, अ रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप। हमारे पास टाइम नहीं है कि उसके ब्लड ग्रुप का पता लगाएं, नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हालांकि अब ऐसा नहीं होता, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, फटाफट से पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, बट फिर भी तुम्हें कंडीशन देने के लिए बोल दिया, तो बोल रहा है कि कौन से डोनर का ब्लड चढ़ाओगे, तो हु इज यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप O, तो ऑप्शन 3। पर हर ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव देखना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी पॉजिटिव पर्सन का ब्लड नेगेटिव पर्सन को नहीं चढ़ा सकते, चाहे वो सेम ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इसके पास RH एंटीजेंस हैं, इसकी बॉडी RH एंटीजेंस को नहीं जानती, तो ये गड़बड़ कर देगा इसकी बॉडी में जाकर। लेकिन नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को चढ़ा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब उसके पास RH एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड यहाँ आके कोई दिक्कत नहीं करने वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है, फॉरेन एंटीजेंस नहीं आने चाहिए रेसिपिएंट की बॉडी में। ओके, देन विच ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्प्लीन। नेक्स्ट, जल्दीबाजी में लिवर मत कर देना, ऐसी गड़बड़ तुम कर देते हो। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, फिब्रिनोजन। देखो लगातार रिपीट हो रहे हैं ब्लड टॉपिक से क्वेश्चंस। अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम has suffered much blood loss in an accident, same question, need immediate blood transfusion. His friend who has valid certificate of his own blood type offers blood donation. उसने कहा कि मेरा ब्लड चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ब्लड कोई भी होगा। इसका मतलब ये फ्रेंड कौन सा ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर यानी O ब्लड ग्रुप। इसीलिए O ब्लड ग्रुप वाले कभी भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। O पॉजिटिव O नेगेटिव में ध्यान रखना है। अगर मैं तुमसे पूछूं O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से कौन यूनिवर्सल डोनर है, तो वो जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है यानी O नेगेटिव, और AB पॉजिटिव तीनों एंटीजन्स को पहचानता है, A को, B को, RH को, तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। ये यहाँ कहाँ से आ गया है, तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ गया तो यहाँ बता देते हैं। इकोलॉजी पढ़ते हैं तब उसमें एल्टीट्यूड सिकनेस आता है ना,
कि जब हम हाई हिमालयाज या कहीं भी हाई माउंटेन्स पर जाते हैं तो ऊपर बढ़ने पर हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन फिर कम अंदर जाएगी तो दिक्कत आएगी, एल्टीट्यूड सिकनेस होगी। तो कैसे बॉडी खुद को अडेप्ट करेगी उस एनवायरनमेंट के लिए, उसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। उसके लिए हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हमारी आरबीसी प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाती है, पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पर देखो, इंक्रीज इन आरबीसी साइज नहीं, इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन यस, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट यस, इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट नहीं। सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड एंड थर्ड ये रहा ऑप्शन 1। ओके, हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बताया था 12 से 16 ग्राम मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मिलीग्राम था क्या बच्चों? मुझे तो ग्राम याद है, ग्राम है देखो, है ना, या तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक या नीट में ही गड़बड़ थी। 100 ml ऑफ ब्लड पूछा है तो 12 से 16 होगा, बट ये मिलीग्राम की जगह ग्राम होना चाहिए सब जगह। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट करने जैसा तो कुछ है नहीं कि अगर मैं 12 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करूँ, ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा हो। ओके, नेक्स्ट, अब लिम्फ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ब्लड के सारे क्वेश्चंस हो गए, पूरा हमने देख लिया, कोई चीज़ रह तो नहीं कि ब्लड ग्रुपिंग बता दी। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं तुम्हें समझाती हूँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का केस में मुझे पूरा एक लेक्चर लगता है तुम्हें समझाने में, बट तुमने देखा इसमें से कोई क्वेश्चंस तो आए नहीं है। बट अगेन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इस साल नहीं आएगा, क्या पता पूछ लें। तो आप बस इतना सा ध्यान रखना, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ाने बैठ रही हूँ, कि ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की कंडीशन है, जिसमें एक ऐसा न्यूबॉर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, अगर वो इस डिसऑर्डर के साथ बॉर्न हो, या तो उसका जन्म ही नहीं हो पाता, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, फीटल स्टेज में ही ये डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। और अगर वो बॉर्न हो भी गया तो ऐसा बच्चा एनीमिया और जॉन्डिस के साथ बॉर्न होता है। क्योंकि एनीमिया क्यों? क्योंकि इस डिसऑर्डर में लगातार आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो खून की कमी यानी एनीमिया होगा। और जॉन्डिस क्यों? क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लोड किस पर आ रहा है? जो आरबीसीज बना रहे हैं। एम्ब्रियो में आरबीसीज कौन बनाता है? लिवर, तो लिवर भी कमजोर होता है, तो जॉन्डिस एंड एनीमिया रहता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, ये डिसऑर्डर कब होगा? ये डिसऑर्डर सिर्फ एक ही केस में होता है, जब फादर जो है बच्चे का वो पॉजिटिव हो और मदर नेगेटिव हो। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए बी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये कंडीशन हुई, मैंने इसको सिंपली ऐसे याद करा रखा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारी मदर हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। वैसे तो फादर भी होते हैं, बट फिर भी मदर से थोड़ा इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हैं बच्चे, तो मदर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर मदर भी नेगेटिव हो गई तो हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव मदर और पॉजिटिव फादर, अगर इस तरह के किसी केस की मैरिज हो, नेगेटिव गर्ल और पॉजिटिव बॉय की, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी फर्स्ट चाइल्ड सेफ होता है, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होता। बट उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी एनी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में बच्चा या तो बॉर्न ही नहीं हो पाता, या होता है तो एनीमिया एंड जॉन्डिस के साथ बॉर्न होता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इज अ केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। कोएगुलेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं हम लिम्फ पर। वैसे तो लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ शॉर्ट में लिम्फ के बारे में बता रखा है। मैंने तुम्हें समझा रखा है कि अगर ये हमारा कोई टिश्यू है, सेल्स हैं, तो इसमें एक तरफ तो ये आर्टरी है, फिर आर्टरी से कैपिलरीज हैं, फिर कैपिलरीज रीयूनाइट होकर वेन बनाती हैं। एक तो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि हमारे इसी टिश्यू में कुछ ब्लाइंड कैपिलरीज होती हैं। ब्लाइंड मतलब जिनका एक एंड बंद है। ये तो ऐसी कैपिलरी है जो दोनों तरफ से जुड़ी हुई हैं, आर्टरी से और वेन से, पर ये ब्लाइंड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये सारी ब्लाइंड कैपिलरीज कहलाती हैं लिम्फ कैपिलरीज, और ये सब जुड़कर एक वेसल में खुलती हैं, दैट इज लिम्फेटिक वेसल। अलग अलग इसके नाम होते हैं, कौन कौन सी डक्ट, वेसल वगैरह, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो ये क्यों बनाई नेचर ने? हमारी बॉडी के हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में, हर जगह लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, बट ये ब्लाइंड कैपिलरीज हैं। ठीक है, और ये सब जुड़कर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, जो अल्टीमेटली जाकर फिर ब्लड वेसल्स में ही मिक्स हो जाती हैं। क्या करती हैं ये देखना कि अगर ये कोई कैपिलरी है तो इस कैपिलरी में से ब्लड होगा, ब्लड लगातार चीज़ों का एक्सचेंज करेगा सेल्स के साथ, है ना। ऐसा तो नहीं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं समझता ना, बहुत गंदा सा डायग्राम बन गया जल्दीबाजी में, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं समझता ना, ये सेल है, ये कैपिलरी है,
कोई बच्चा ये तो नहीं समझता कि हमारी कैपिलरी में जो ब्लड होता है वो ब्लडी सेल्स में चला जाता है चीज़ें सप्लाई करने के लिए, ब्लड वेसल से निकल के ब्लड टिश्यू में चला जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई हो रही है टिश्यू की तरफ। तो ब्लड सप्लाई का मतलब ये कभी नहीं होता बच्चों की ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने लग गया फिर तो हमारी बॉडी में जो नेट वेसल्स हैं उनमें ब्लड ही कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाएगा, हर जगह ब्लड की लीकिंग चल रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ब्लड कभी नहीं निकलता, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, वो निकलकर सेल्स में जाती हैं और सेल से जो भी कलेक्ट करना है वो ब्लड में आता है। ये बात क्लियर रखना। अब होता एक चीज़ ये है कि जो कैपिलरीज होती है उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं बच्चों, ये जो एंडोथीलियम वॉल है इसकी, उसमें छोटे छोटे बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं वो होल्स कि उनमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कभी भी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ब्लड में जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो तो उन होल्स से लीक कर सकता है ना। तो जब भी कैपिलरीज से ब्लड क्रॉस होता है तो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट कहाँ आ जाता है, सेल्स के बीच बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ आ जाता है और आप इसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। सिंपल। व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड? सिंपली ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड के प्लाज्मा में था वो सब चीज़ें बाहर आ गई हैं, बाहर मतलब सेल्स के चारों तरफ के स्पेस में। अब ये जो इससे एक फ़ायदा मिल गया कि कैपिलरी हर सेल को टच कर करके तो जा नहीं रही कि तुमको मैं चीज़ें दे देती हूँ और मुझे दे दो, कैपिलरी तो एक फिक्स जगह से जा रही है तो वहाँ की सेल्स के साथ तो एक्सचेंज कर लिया, बट इतने बड़े टिश्यू में, एक सॉलिड ऑर्गन में कितनी सारी सेल्स होती हैं, सब तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने हैं। तो ये जो फ्लूइड है ना, ये आराम से छोटा सा भी जगह मिली तो आराम से सब जगह फैल जाएगा। तो सेल्स लगातार इस फ्लूइड के कांटेक्ट में रहती हैं और इसके साथ चीज़ों का एक्सचेंज करती हैं। यानी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ है कि जो काम कैपिलरी डायरेक्ट कर रही थी उस काम के लिए एक एडिशनल सिस्टम बना लिया कि थोड़ा सा प्लाज्मा लीक करवा दिया। ठीक है, अब उस प्लाज्मा से चीज़ें ले ली सेल्स ने और अपने वेस्ट प्रोडक्ट उस प्लाज्मा में डाल दिए। अब एक ऑप्शन तो नेचर के पास ये था कि वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो वापस से कैपिलरी में चला जाए और कैपिलरी ही उसको ड्रेन कर ले। लेकिन क्योंकि कैपिलरी से लगातार निकल रहा है वो फ्लूइड, आर्टरीज से प्रेशर आ रहा है तो वापस एंटर तो कर नहीं सकता, एक ही तरफ प्रेशर बनेगा तो निकलेगा या एंटर करेगा। तो अब इस फ्लूइड को ड्रेन कैसे करें, इस फ्लूइड को वापस ब्लड तक कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए नेचर ने ये लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया। दिस टिश्यू फ्लूइड विल नाउ एंटर इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज और फिर ये फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू बॉडी में मतलब सब जगह से इकट्ठा होता है और लास्ट में हमारी जो वेन्स हैं, कुछ प्रॉपर वेन्स हैं, उनके नाम वगैरह मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वहाँ पर जाकर मिक्स हो जाता है। तो ब्लड से ही बना और ब्लड में ही जाकर मिक्स हो गया। ठीक है, दिस इज सिंपली लिम्फ। तो अगर आपसे लिम्फ के फंक्शन पूछेंगे तो लिम्फ का फंक्शन क्या हुआ, एक तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना। हाँ, इस लिम्फ में वैसे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं आ सकती ना, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो लिम्फोसाइट्स नाम की सेल्स होती है ना, अभी हमने पढ़ा ब्लड में, वो लिम्फोसाइट्स इस लिम्फ में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो लिम्फोसाइट्स कुछ स्पेसिफिक स्क्वीज आउट मूवमेंट होते हैं उससे आ जाती है। इन लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, ये सब हम 12th में ह्यूमन हेल्थ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उनसे ऐड ऑन हो जाती हैं। तो इस लिम्फ में वैसे तो ब्लड सेल्स एब्सेंट हैं, बट लिम्फ में एक ही ब्लड सेल प्रेजेंट है और वो कौन सी हैं, ध्यान रखना, वो हैं लिम्फोसाइट्स। वो हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स। कहाँ गया ये लिम्फोसाइट्स? तो लिम्फोसाइट्स अगर हैं तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट से हमें इम्यूनिटी भी मिल रही है। तो लिम्फ का एक काम है बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, और तीसरा काम है लिम्फ का, ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा होता है इंटेस्टाइनल विलाय में, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, तो अमीनो एसिड्स और शुगर्स तो ब्लड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन लिपिड्स को ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि लिपिड्स को लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं और उनका स्पेशल नेम है लैक्टियल्स। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कोर्स से नहीं हटता तो मुझे यहाँ लैक्टियल्स बतानी ही नहीं पड़ती तुम्हें, वहाँ बहुत अच्छा आता था इसके बारे में, बट अब हट गया तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम। ठीक है, क्लियर? तो देखिए ज़रा, लिम्फ में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो तुम्हें नहीं भी आ रहा है ना तो तुम चिंता मत करो। देखो आखिरी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि विच इज़ करेक्ट, इनमें से लिम्फ का कंपोजिशन पूछा है तुमसे। तो लिम्फ में ये तो होती नहीं है, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट भी। ये क्या हुआ बच्चों, या तो इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। विच इज़ करेक्ट पूछा है, विच इज़ करेक्ट। अच्छा देखो, दिमाग में लिम्फ घुसा हुआ है ना, तो लिम्फ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, ये गलत थोड़ी ना है। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड का मतलब प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट।
ऐसा भी हो जाता है कई बार। अभी ऊपर लिम्फ का क्वेश्चन किया हो और नीचे भी लिम्फ ही घूम रहा है दिमाग में, दिख नहीं रहा सही ऑप्शन हमको, ठीक है। अगर लिम्फ का फॉर्मूला बनाना है मुझको तो लिम्फ का फॉर्मूला बनेगा ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, यानी सिंपली प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें लिम्फोसाइट्स ज़रूर होती हैं, वैसे ब्लड सेल्स नहीं होती हैं बट एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब ये हो गया लिम्फ। अब आते हैं हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पर, दैट इज सर्क्यूलेटरी पाथवेज। अगर इस टॉपिक की बात करें हम बच्चों तो यहाँ पर आपको ना कुछ सर्क्यूलेटरी सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। पहले तो स्टार्टिंग में ह्यूमंस पे जाने से पहले ये तो सबको पता है ओपन और क्लोज क्या होता है, एनिमल किंगडम में पढ़ा चुकी हूँ मैं। यहाँ पर आपको 3 तरह के पाथवेज बताए हैं जो मैंने आपको पहले भी समझा रखे हैं कि अगर आप परम में देखोगे पाइसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, तो यू नो फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें से एम्फीबियन में तो सिर्फ 3 ही चैम्बर है, पर रेप्टाइल में 3 चैम्बर के साथ जो वेंट्रिकल है वो पार्शियली डिवाइडेड भी है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। और एव्स एंड बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो जिसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिशेस का, उनमें बॉडी से जब बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनसे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है तो एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से गिल्स में, और गिल्स से वापस हार्ट में नहीं आता बल्कि गिल्स से सीधा ऑर्गन्स की तरफ ही चला जाता है। मैंने बहुत अच्छे डायग्राम्स बना के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ा रखा है तुमको, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने पढ़ रखा है, मैं जस्ट एक रिवीजन दे रही हूँ तुम्हें। तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि हार्ट में ब्लड एक ही बार आया, एक साइकिल के दौरान हार्ट में ब्लड एक ही बार आया, और वो भी कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं, यानी वेन्स जैसा हार्ट, यानी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी आता ही नहीं है, ठीक है। इनमें जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इनमें आप पढ़ते हो इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड तो है, यानी 2 बार तो आता है, पर वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो 2 एट्रियम में वेंट्रिकल तो एक ही है, तो यहाँ और यहाँ से जो ब्लड आएगा उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, तो इसे इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर आराम से 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पे डबल ब्लड सर्कुलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बस सिंपली याद रखना है, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है कि हमारे हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करता है। तो एक बार देख ले हम सर्कुलेटरी पाथवे में कोई क्वेश्चन है क्या। वैसे जनरली इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आए हैं वो ह्यूमन हार्ट से आए हैं, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से। देखो ह्यूमन हार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, 2024, 23, 22, 20, 19 सब में क्वेश्चन आया हुआ है, सब ह्यूमन हार्ट पर है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जस्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया, क्वेश्चंस नहीं है, इसको आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर भूल तो नहीं गए, बड़े अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, एक एक चीज़ तुम्हें डिटेल में समझाई थी, फिर भी एक बार देख लो कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, बट ऑब्वियस 2 एट्रियम है, हाँ 2 एट्रियम है। ये रहा एक एट्रियम, ये नहीं है दूसरा एट्रियम, ये है दूसरा एट्रियम। ये तो एओर्टा की ओपनिंग है, एओर्टा जा रहा है ना नीले कलर से जो दिखाया है, पल्मोनरी एओर्टा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से आएगा? राइट वेंट्रिकल से आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम की वॉल दिखाई है आपको, ये वॉल रही है ना। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में। पल्मोनरी एओर्टा भी बोल देते हैं, डायरेक्टली आर्टरीज भी बोल देते हैं, वैसे बोलना एओर्टा चाहिए। फिर इसकी जो ब्रांचेज हैं वो आर्टरी हैं। पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी हैं बॉडी की विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीजन आपको पता है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में बताया ब्रीदिंग वाले में। देन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा कहाँ? पल्मोनरी कैपिलरीज में। और कैपिलरीज किसके चारों तरफ नेटवर्क बना रखा है कैपिलरीज ने? एल्वियोलाई, यानी लंग्स के चारों तरफ, है ना। तो एल्वियोलाई के चारों तरफ जब ब्लड घूम रहा है, ब्लड एल्वियोलाई में भी नहीं जाता ना, तो ब्लड कभी सेल्स में जाता है ना एल्वियोलाई के अंदर जाता है। ब्लड तो बस अपनी ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है और तरह तरह के तमाशे करता रहता है, कहीं से कुछ लेता है, कहीं से कुछ देता है, ठीक है। तो ब्लड जब एल्वियोलाई के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं दोनों लंग्स में, सबकी तरफ ब्लड गया है, तो उस दौरान वो CO2 दे देगा और O2 ले लेगा। तो वही ब्लड जो अभी तक डीऑक्सीजनेटेड था बच्चों, वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, ये जब एल्वियोलाई से लौट के आएगा ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा?
पल्मोनरी वेन्स में। अगेन एक्सेप्शन, वेन्स कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं क्या? वेन्स तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। सो दीज आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये वेन लंग्स से आ रही हैं। भला लंग्स से CO2 रिच ब्लड क्यों आने लगा? लंग्स तो ऑक्सीजन का भंडार है, तो लंग्स से जो ब्लड आएगा वो तो ऑक्सीजन रिच होगा ना। तो इसलिए पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ब्लड को लाती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये कहाँ खुलेंगी पल्मोनरी वेन्स? दो यहाँ से आ रही हैं पीछे से होती हुई और दो ये रही, ये खुलेंगे सब लेफ्ट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम की वॉल दिखाई है आपको, ये रही लेफ्ट एट्रियम की वॉल, है ना। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों पीछे से ये जो एओर्टा निकल रहा है यहाँ से नहीं निकल रहा, इसके पीछे से निकलता हुआ जा रहा है और ब्लड चला जाएगा फिर पूरी बॉडी में। एओर्टा हार्ट के पीछे से घूमता हुआ पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देगा। जब ये घूमेगा तो दिस इज कॉल्ड आर्च ऑफ एओर्टा, जिससे हमारे दोनों हैंड्स ऊपर की तरफ, हेड एंड नेक वगैरह सबकी तरफ ब्लड सप्लाई हो जाएगी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर? एक तो मेनली वॉल्व पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैंने आपको कहा दोनों जगह ओपनिंग्स हैं, तो यहाँ पर जो वॉल्व हैं और यहाँ पर जो वॉल्व हैं, मतलब ये जो है, तो यहाँ कौन सा होता है? राइट साइड पर हमेशा ट्राइकस्पिड वॉल्व, राय में ट्राई आ रहा है, और लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ ट्राई है तो यहाँ बाय कर दो। बाइकस्पिड वॉल्व को मीट्रल वॉल्व भी कहते हैं। लिखा हुआ है क्या डायग्राम में? नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना, ठीक है। यहाँ राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड या मीट्रल वॉल्व। वॉल्व क्यों होते हैं? ये एट्रियो वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग है ना, इसको, इस पूरे सेप्टम को कहते हैं एवी सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। एट्रियम और वेंट्रिकल का साइज सेम नहीं होता। देखो आप, वेंट्रिकल्स का साइज कितना बड़ा है इन कंपैरिजन टू एट्रियम, है ना। एट्रियम छोटे होते हैं और वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व क्या करते हैं? ये वॉल्व इस ओपनिंग को खोलते बंद करते हैं। जब ब्लड आएगा, वॉल्व खुले हुए हैं, जब पूरा ब्लड इसमें आ जाएगा तो वॉल्व तुरंत बंद हो जाएंगे, ठीक है। पैरेलल मैकेनिज्म चलता है, अभी आगे बताऊंगी। और उसके अलावा यस, ये आपने ध्यान दिया है कि नहीं, कॉर्डी टेंडिनी पे क्वेश्चन आ जाता है। इन वॉल्व्स को खोलने बंद करने के लिए जो कंट्रोल है वो इन कॉर्डी टेंडिनी के पास होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कॉर्डी टेंडिनी अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, तो जो वेंट्रिकल की वॉल है ना बच्चों, इस वेंट्रिकल की वॉल पर ऐसे प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शंस को हमेशा बायो में पैपिली कहते हैं ना, तो ये कॉर्डी टेंडिनी इनमें अटैच हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो 3 प्रोजेक्शन, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है तो वेंट्रिकल की वॉल में 2 प्रोजेक्शंस, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर पैपिलरी मसल्स, वेंट्रिकल्स के इन मसल्स को पैपिलरी मसल्स कहते हैं। दिया नहीं है बट आप याद रख सकते हो, ओके डन। ये भी पता है ना कौन कौन सी ब्लड वेसल्स खुलती हैं? राइट एट्रियम में वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से आती है इंफीरियर वेना केवा, ऐसे पीछे से खुल जाएगी। और एक ओपनिंग और होती है इसमें, दैट इज कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हमने पढ़ा है ना, आगे इस चैप्टर में छोटा सा आता है ना कि एक कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है। ये एओर्टा जब घूमता हुआ जाता है तो पीछे से कुछ आर्टरीज निकलती हैं जो हार्ट के चारों तरफ हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी। हार्ट अपने अंदर वाले ब्लड को यूज़ नहीं करता खुद के लिए, जो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड मिलता है वही यूज़ करता है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज कोरोनरी कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, एक्सचेंज होगा, फिर वो कोरोनरी वेन्स बनाएंगी, और वो सारी वेन्स वेना केवा में नहीं खुलती बल्कि एक कोरोनरी साइनस में खुलती हैं जो सीधा राइट एट्रियम में खुलता है। आई थिंक ये जो ओपनिंग आपको दिखाई है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, ठीक है। तो राइट एट्रियम 3 जगह से ब्लड को रिसीव करता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, ठीक है। राइट वेंट्रिकल एट्रियम से रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन से रिसीव करता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इससे रिसीव करता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को हमेशा कहाँ पंप करेगा? डू रिमेंबर, लंग्स की तरफ। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को हमेशा कहाँ पंप करेगा? सॉरी मैंने रिसीव बोल दिया क्या? कहाँ पंप करेगा? एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, जिससे बॉडी में ब्लड चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए, हमेशा वेंट्रिकल्स की वॉल थिकर होती है बच्चों, और थिकेस्ट देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि इसे इतनी जोर से ब्लड सप्लाई करना है कि पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंच जाए। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस, नहीं क्वेश्चन से पहले एक और चीज़। हाँ, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हार्ट के स्ट्रक्चर में पूछे गए हैं बच्चों, वो नोडल टिश्यू पर पूछे गए हैं, जिसको आप लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हो पढ़ते वक्त। तो नोडल टिश्यू आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अब आप कहेंगे मैम ये नोडल टिश्यू क्या होता है? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, है ना, पढ़ रखा है मैम इतना तो हमने। नोडल टिश्यू क्या होता है?
हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है? हम बोलते हैं ना ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब हार्ट को धड़कने के लिए ब्रेन से सिग्नल नहीं चाहिए। हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, हार्ट इज सेल्फ कंट्रोल्ड, हार्ट खुद ही अपनी हार्ट बीट को जनरेट करता है। मायोजेनिक यानी मसल ओरिएंटेड। जो हार्ट की जो वॉल है वो 3 लेयर्स होती हैं वैसे तो, बट जो बीच वाली मेन लेयर है मायोकार्डियम, वो स्मूथ मसल्स की बनी है। तो उन्हीं स्मूथ मसल्स में कुछ स्पेशल जोन है बच्चों, जिनको नेचर ने क्या बनाया है, जिनको पेसमेकर की तरह बनाया है कि तुम खुद ही सिग्नल जनरेट करना, जिससे हार्ट ब्लड की पंपिंग लगातार करता रहे। ब्रेन को हम ये काम नहीं दे रहे, ब्रेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। कभी बाई चांस तुम्हें सिग्नल देना भूल गया तो तुम तो बंद पड़ जाओगे, और तुम बंद हो गए तो इंसान ही मर जाएगा। तो तुम्हारे धड़कने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ह्यूमन हार्ट खुद की धड़कन को स्टार्ट करता है, मसल्स ओरिएंटेड है, मसल्स से कंट्रोल होता है, दैट्स वाई मायोजेनिक। तो वो मसल्स कौन कौन सी हैं? उन स्पेशल मसल में सबसे पहला जो जोन है सब मायोकार्डियम, लेकिन मायोकार्डियम में कौन कौन से जोन की मायोकार्डियम? तो एक है साइनोएट्रियल, एट्रियम में यहाँ पर ये देखो कौन सा कॉर्नर है, ये है अपर राइट कॉर्नर, ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अगर मैं इसको देखूंगी तो ये राइट ये लेफ्ट ना, तो अपर राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, पोजीशन याद रखना। तो ऐसे नोड, इसको जिम्मेदारी दी गई है तुम पेसमेकर हो। सबसे पहले तुम्हें सिग्नल्स भेजने हैं, जैसे न्यूरॉन से सिग्नल्स आते हैं ना, वैसे ही सेम वैसे ही इनसे सिग्नल्स आते हैं। इससे सिग्नल्स जाएंगे एवी नोड को, एवी नोड को, ये रही एवी नोड, ये एवी सेप्टम के पास है इसलिए एवी नोड बोल दिया इसको, ठीक है। एवी नोड से बंडल दिख रहा है, ये बंडल का मतलब ये मायोकार्डियम के जोन है बच्चों, जिनको पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया, और ये हमारा नोडल टिश्यू है, पूरे हार्ट को सिग्नल भेज रहा है। ये एट्रियम में सिग्नल भेज देगा, एवी नोड और आगे सिग्नल भेज देगा। अब वेंट्रिकल्स तक सिग्नल भेजने हैं, तो यहाँ से ये अराइज होगा, एवी बंडल बोलते हैं, छोटा सा एवी बंडल होता है। फिर वो एवी बंडल 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, मतलब सॉरी पहले बंडल ऑफ हिज, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल, उनकी ब्रांचेज होती हैं वो। एंड लास्ट में ये ब्रांचेज मुड़ते हुए यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ऐसे कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और बना लो, ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये पुरकिंजे फाइबर पूरा यहाँ से होते होते यहाँ तक पूरा पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल्स को सिग्नल दे देते हैं कि तेजी से हार्ट को मतलब वो करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, जिससे ब्लड आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट ऐसे नोड, सेकंड एवी नोड, एवी नोड से निकलता है एवी बंडल, एवी बंडल एंड ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, ठीक है। ये थर्ड, और फोर्थ है पुरकिंजे फाइबर्स, कहाँ गया, लिखा ही नहीं है, लिख लो, फोर्थ है पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये चारों नोडल टिश्यू बनाते हैं। व्हाट इज बंडल ऑफ हिज? इन दोनों को मिलाकर कहते हैं बंडल ऑफ हिज, एवी बंडल एंड इट्स ब्रांचेस, और पुरकिंजे फाइबर्स को मिलाकर कहते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है। दिस इज द नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, जिसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है। और इस जो ऐसे नोड है, ये 1 मिनट में 70 से 75 बार सिग्नल भेजती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट क्या है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज आप कहते हो 72 पर मिनट, ठीक है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो अब आप क्वेश्चन करो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। आपको सीक्वेंस बतानी है, ठीक है भाई, बता दो, सीक्वेंस बता दो। सबसे पहले ऐसे नोड ई से शुरू करना है, ऐसे नोड के बाद एवी नोड, ये रहा, ई के बाद सी, ये रहा, मिल गया वैसे हमें आंसर, ए सी, उसके सॉरी ई सी, देन एवी नोड के बाद एवी बंडल के बाद ब्रांचेस, और ब्रांचेस के बाद पुरकिंजे फाइबर्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ईसीजी पर आ गया डायरेक्टली, ईसीजी भी बताऊंगी, ये भी ईसीजी पर है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है आपको। एवी नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, सबसे पहले एट्रियल को जब सिस्टोल करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो कौन जनरेट करेगा? पेसमेकर। पेसमेकर ऐसे नोड है, एवी नोड नहीं है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बच्चों नोडल टिश्यू से नहीं है, तो कार्डियक साइकिल के ऊपर है। ये भी मैं तुम्हें रोको, पहले कार्डियक साइकिल का बेस बता दूं फिर बताती हूँ, ठीक है। ये इससे एक ही क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से। अब मेनली जो क्वेश्चन है वो या तो कार्डियक साइकिल से हैं या ईसीजी से हैं। तो पहले कार्डियक साइकिल देखते हैं, अगेन बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब
एक बार किसी ऑर्गन से ब्लड चला, हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर उस ऑर्गन तक पहुंच गया, ये एक कार्डियक साइकिल है। बट ऐसे होता नहीं है कि जो ब्लड इस ऑर्गन से निकला वही ब्लड घूम फिर के इसके पास आएगा, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल सिर्फ 0.8 सेकेंड्स में पूरा हो जाता है, 0.8 सेकेंड्स में पूरा हो जाता है। लाइन बोलने में भी मुझे 0.8 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लगा होगा, बट तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा हार्ट इतना एफिशिएंटली और इतना फास्ट काम करता है कि हर 0.8 सेकेंड में तुम्हारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो कार्डियक साइकिल की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हार्ट काम कैसे करता है समझना, हमारे ये दोनों एट्रियम साथ में ब्लड रिसीव करते हैं, साथ में ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ये ब्लड यहाँ आएगा, फिर लंग्स पे घूम फिर के फिर वही ब्लड यहाँ आएगा। हर वक्त हर जगह ब्लड है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, तब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा है। तो दोनों एट्रिया की फिलिंग साथ में हो रही है, दोनों एट्रिया में ब्लड भरता जा रहा है, ठीक है। जब भी ब्लड भरेगा, हमेशा ध्यान रखना कार्डियक साइकिल में जब भी ब्लड की फिलिंग होगी ना किसी भी चैम्बर में, तो ब्लड की फिलिंग कब होगी? जब वो चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होगा, रिलैक्स्ड चैम्बर होगा। रिलैक्स्ड का मतलब होता है डायस्टोलिक स्टेज में होगा वो चैम्बर। जब भी किसी चैम्बर में ब्लड की फिलिंग हो रही है बच्चों, तो दैट इज डायस्टोल, रिलैक्स्ड स्टेट में है वो चैम्बर। और जब भी ब्लड की पंपिंग हो रही है, ब्लड को पुश किया जा रहा है बाहर की तरफ, ब्लड की पंपिंग हो रही है, तो इसका मतलब वो चैम्बर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को आप बोलते हैं सिस्टोल। ये बात आपके दिमाग में सबसे पहले बैठ जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, अब होता क्या है यहाँ पर कार्डियक साइकिल में, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, है ना, पूरा पढ़ाने बैठ गई तो एक लेक्चर लग जाएगा उसमें, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ मैं अभी, है ना, कोई डायग्राम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ ज़्यादा, कि इतना सब तो बनाना पड़ेगा वरना तुम सोचोगे हार्ट ब्लड यहाँ से यहाँ गया कैसे, ठीक है। तो अब मैं आपको कह रही हूँ कि दोनों एट्रियम की फिलिंग साथ में चल रही है। ये राइट एट्रियम भर रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम भर रहा है, यू नो, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों की फिलिंग चल रही है तो ये दोनों डायस्टोलिक स्टेज में है, यस और नो। और तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि जब इनकी फिलिंग चल रही है तो ग्रेविटी से इजीली ब्लड नीचे भी आ सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि जब एट्रियम पुश करेंगे तभी ब्लड नीचे आएगा। अगर इनकी फिलिंग चल रही है तो आराम से वॉल्व ओपन, मतलब ये जो वॉल्व है वो ओपन पड़े हैं, तो ब्लड यहाँ भी आ रहा है, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की भी फिलिंग चल रही है। तो हम ऐसी स्टार्टिंग करते हैं कि एक वो स्टेट है जब चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है और चारों की फिलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ फिलिंग आ रही है तो यहाँ से नीचे अपने आप आ रहा है ब्लड, कोई फोर्स नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। ये हो गया हार्ट की कौन सी स्टेज? जॉइंट डायस्टोलिक स्टेज, जो रहती है लगभग 0.4 सेकेंड्स के लिए, जब चारों चैम्बर्स की फिलिंग चल रही है। अब ध्यान से सुनना कि जैसे जैसे ब्लड इनमें आ रहा है वैसे वैसे नीचे भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड जो यहाँ कॉर्नर्स में है ना, या अब देखो, जब ये दोनों खाली, ये जो दोनों है ना, ये तो पल्मोनरी वेन है और ये सिस्टेमिक वेन्स हैं, तो इनको रीफिल होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा ही नहीं कभी प्रोसेस। जब ये दोनों की फिलिंग चल रही है तो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज भी आएगा, गैप भी आएगा, जब इन दोनों को अपनी छोटी वेन्स से ब्लड रिसीव करना है, ठीक है। तो वो जो बिल्कुल 0.1 सेकेंड्स का जो गैप होगा, उस गैप में ये एट्रियम क्या करेगा, मौका देख के चौका लगाएगा, यानी ये कहेगा यार अभी अब ब्लड आना ना बंद हो गया, फटाफट एक काम करते हैं, ये जो थोड़ा बहुत ब्लड मेरे कॉर्नर्स में इधर उधर रह गया उस ब्लड को भी मैं पुश कर देता हूँ वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए दोनों एट्रियल साथ में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसको आप कहते हो एट्रियल सिस्टोल। सिंपल, एट्रियल सिस्टोल, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। सोचो, दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने से बचा कुचा ब्लड भी आ जाता है, यानी आपकी बुक में लिख रहा है एनसीईआरटी में 70% ब्लड तो वैसे आ गया, 30% ब्लड जो रह गया था वो एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल्स पूरे भर गए हैं ब्लड से, पूरे मतलब जितनी इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो भर गए हैं, पूरे तो कभी भी नहीं भरते। और अब ये वेंट्रिकल्स तैयार हैं कि इस ब्लड को हम आगे भेजें। अब वेंट्रिकल्स से कोई नीचे तो पाइप लगे नहीं है, वरना आराम से ग्रेविटी के थ्रू ब्लड चला जाता। नेचर ने वेंट्रिकल्स के पाइप्स को ऊपर बनाया, देखो लेफ्ट एट, क्या लिखा मैंने ये, क्लास में नहीं थे ना तुम, वरना चिल्ला के बता देते मैम गलत लिख दिया, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल्स को ब्लड भेजना है, कैसे भेजना है वेंट्रिकल्स को ब्लड? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा ये जा रहा, ये जाएगा लंग्स की तरफ,
ऐसे वही आर्टरीज वगैरह में डिवाइड होके, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अभी मैं इसी तरफ बना रही हूँ, जाता है ऐसे बट बना समझाने के लिए कर रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा जा रहा है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी दोनों को ब्लड ऊपर की तरफ पंप करना है। एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बट ऑब्वियस एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये एओर्टा है, बिल्कुल स्कीमेटिक सा डायग्राम है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे ब्लड को भेजें, उसके लिए दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ब्लड का बैक फ्लो भी तो हो जाएगा। ये दोनों वॉल्व खुले पड़े हैं, ब्लड वापस ऊपर चला जाएगा। इतनी मेहनत से उस एट्रिया ने चाहे 0.1 सेकंड के लिए सही कॉन्ट्रैक्शन किया, अपनी एनर्जी खर्च किया और ब्लड भेजा है, जरा सा भी ब्लड वापस ऊपर चला गया तो उसको बहुत दुख होगा। तो इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है, यानी ये ब्लड को पंप करते हैं नीचे की तरफ, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत होनी होती है, उस दोनों के बीच में ये वाले जो वॉल्व्स हैं ये तुरंत बंद हो जाते हैं। लब का साउंड आता है, इधर ट्राइकस्पिड इधर बाइकस्पिड वॉल्व, वो जो कॉर्डी टेंडिनी थे ना वो इनको क्या कर देते हैं, वॉल्व्स को बंद कर देते हैं। यानी एट्रियल सिस्टोल के बाद लब का साउंड आएगा। लब यानी फर्स्ट हार्ड साउंड, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड। समझ में आ गई क्या बात। और इनके क्लोज होते ही तुरंत वेंट्रिकल में क्या शुरू हो गया, मतलब बल्कि ऐसा कहते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगनिंग पर ये बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे वेंट्रिकल हल्का हल्का सिस्टोल करना शुरू करता है ना, कि प्रेशर बढ़ना शुरू होता है इसके अंदर, तुरंत वो कॉर्डी टेंडिनी वॉल्व्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहीं तो ओपनिंग है नहीं, तो सारा ब्लड इस तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं धीरे धीरे जा रहा है, 0.3 सेकंड के लिए दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल जोरदार प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे कि सारा ब्लड एकदम से इस राइट वेंट्रिकल का ब्लड इधर और इसका ब्लड इधर चला जाए। उसको कहते हैं स्ट्रोक मारना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान दोनों वेंट्रिकल स्ट्रोक मारते हैं, जिससे तय होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml ईच वेंट्रिकल पर वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल लगभग 70 ml ब्लड, ये और 70 ml ब्लड को अपने अपने एओर्टाज में पंप कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, दिस इज आवर स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने ब्लड को इसमें पंप किया, 0.3 सेकंड तक ये हाईली कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं और ब्लड को इसमें भेज देते हैं। अब तुम सोचना, अब एकदम से ब्लड को इनमें भेज करने का चलो भाई काम हो गया, अब हम रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर ये रिलैक्स हो गए तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर ये एकदम से रिलैक्स हो गए तो तुरंत ब्लड वापस बैक फ्लो कर जाएगा। पर नेचर ने कहा क्या करें, तो इसके लिए नेचर ने क्या किया, यहाँ पर दोनों जो हमारे एओर्टा हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बनाए हैं। दीज आर सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये वहाँ हार्ट के स्ट्रक्चर में बताने से रह गए थे, वहाँ ऐड कर लेना, सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप के वॉल्व्स, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही खत्म होगा और दोनों वेंट्रिकल डायस्टॉल में आना शुरू होंगे, तो दोनों स्टेज के बीच में दीज एसएलवी, मतलब जैसे ये स्ट्रोक मारेंगे ना तुरंत 0.3 सेकंड के बाद दीज एसएलवी क्लोज्ड, यानी यहाँ पर क्या होगा, डप का साउंड आएगा। व्हाट इज डप, एसएलवी क्लोज्ड। यहाँ पे दोनों का नाम अलग अलग था, यहाँ पे दोनों का नाम सेम है, ठीक है। तो एसएलवी क्लोज हो जाएंगे, डन। जिससे कि डप सेकेंड हार्ट साउंड होगा। अब ये बंद हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड तो आ नहीं सकता, ये ब्लड तब तक आगे बढ़ जाएगा और तब तक ये साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगा। ये दोनों तो रिलैक्स हो ही जाएंगे। अब ये दोनों पहले ही रिलैक्स हो गए थे, ये तो बस 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बच्चों। जब ये 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, और यहाँ पे ब्लड इन्होंने भेजा था, अब जब ये चल रहा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उस वक्त पता है एट्रिया क्या कर रहे थे, इंतजार नहीं कर रहे थे कि इनको काम कर लें तो फिर हम काम पे लगेंगे। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था, वॉल्व तो बंद थे, है ना, ये वाले खुले थे, तब इनकी फिलिंग वापस स्टार्ट हो गई थी, यानी ये ऑलरेडी डायस्टोलिक स्टेज में आ चुके थे, ठीक है। और अब यानी ये दोनों तो डायस्टोलिक में थे ही, ये भी आ जाएंगे, तो वापस कौन सी स्टेज आ गई, जॉइंट डायस्टोल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, तो 0.1, 0.3, 0.4 प्लस 0.4, 0.8, तो ओवरलैपिंग ऑफ इवेंट्स होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हर 0.8 सेकेंड्स में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट, यानी हर ऑर्गन को 0.8 सेकेंड्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, ठीक है, लगभग हर ऑर्गन को। डन, ये था कार्डियक साइकिल की समरी। अब इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया, फिर भी मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी अच्छा हो, ज़रूरी है। तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू याद हो रहेगी 70 ml। हार्ट रेट की वैल्यू सबको पता ही है, 1 मिनट में 72 टाइम्स लगभग। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज़ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन होती है 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है।
तो 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप कर रहा है, हर बार 70 ml पंप कर रहा है, तो इसलिए आप बोलते हो 5040 ml, यानी कि 5 लीटर ब्लड। तो हर मिनट में आपका 5 लीटर ब्लड जो है बॉडी का, वो अपनी CO2 देकर ऑक्सीजनेट हो चुका होता है। एवरी मिनट आपका 5 लीटर ब्लड आपकी बॉडी ऑक्सीजनेट करती है। एवरी मिनट, जितनी भी टाइम तुम जिंदा रहोगे, हम सब जिंदा रहेंगे, तब तक हर मिनट ये प्रोसेस बिना रुके बिना थके चलता रहता है। और तुम्हें नीट की तैयारी में थक जाते हो कि मैम हम तो थक गए, कैसे काम चलेगा। सीखना है तो अपनी बॉडी से सीखो, ठीक है, क्लियर। ये हमेशा मैं यही कहती हूँ जब ये वाला टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, लगता है कि सीखो तो अपनी बॉडी से सीखो, ठीक, क्लियर। अब तुम कर लो भाई क्वेश्चन, अब हो जाएंगे तुमसे। ये तो कर ही लिया था हमने, देखो। ओहो, ECG भी है क्या अभी? चलो पहले ECG भी बता देते हैं, साथ में करेंगे। ECG सिंपली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, शॉर्ट में बता रही हूँ। 3 इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो P वेव छोटी सी, अच्छा अभी ये P वेव है ना बच्चों, यही वो एट्रियल सिस्टोल है जो 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। ये जो QRS है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है जो 0.3 सेकेंड्स के लिए हुआ था। और ये जो T वेव है इसको तुम जॉइंट डायस्टॉल मत कर देना। डायस्टॉल इज नेवर रिकॉर्डेड इन ECG। डायस्टॉल कभी भी ECG में रिकॉर्ड नहीं होता। ECG में तुम्हें जितनी भी वेव्स दिखती हैं सब सिस्टोल होती हैं। तो ये तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म नहीं हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ खत्म होता है। दिस इज द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एक तरह से ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, बट इसको एग्जैक्ट सिस्टोल मानते हैं जब मैक्सिमम फोर्स क्रिएट होता है। और ये जो T वेव है ना, यहाँ पे लिखा है एक लाइन है, T वेव रिप्रेजेंट द T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल्स आर रिटर्निंग फ्रॉम कहाँ गया, एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। व्हाट इज डीपोलराइजेशन? जब भी कभी सिस्टोल होगा तो वो जो ऐसे नोड, AV नोड, ये वाले नोड्स थे ना, वो सब सिग्नल्स भेजेंगे, काम करेंगे। जैसे नर्व के काम करने को डीपोलराइजेशन कहते हो, तो ये सब डीपोलराइजेशन होता है। एट्रियल सिस्टोल किसकी वजह से होता है? एट्रियल सिस्टोल को क्या कहते हैं? सॉरी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये क्या है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये डी मत, डायस्टॉल मत समझ जाना, ये डीपोलराइजेशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है बच्चों, एक क्या कन्फ्यूज़न होता है देखना। एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये मैं तुम्हें कह रही हूँ एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो तुम कहोगे मैम एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, बट नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि T वेव रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन का मतलब है, अभी पोलराइज स्टेट नहीं आई, 3 स्टेट होती हैं। एक एग्जैक्टली रिलैक्स स्टेट, दैट इज पोलराइज स्टेट, जब काम करने लग गए डीपोलराइजेशन, और जब रिटर्न कर रहे हैं नॉर्मल स्टेट की तरफ तो वो होता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर चल तो सिस्टोल ही रहा है, एंड हो रहा है सिस्टोल का, पर वेंट्रिकल्स आर रिटर्निंग टुवर्ड्स नॉर्मल स्टेट, तो उसको डीपोलराइजेशन नहीं कहते बल्कि रीपोलराइजेशन कहेंगे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, डू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर ये भी दे रखा है कि ECG से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हार्ट रेट पता लगा सकते हैं। ECG की शेप डेविएट नहीं करनी चाहिए, उससे कई सारे डिसऑर्डर्स का पता चलता है। अब बताओ, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम की वजह से मुझे सेशंस फास्ट खींचने पड़ रहे हैं, ओहो फटाफट करो। चलो P वेव को किससे मैच करूं, अभी बताया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी एट्रियल सिस्टोल। QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, T वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और TP गैप हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। TP गैप का मतलब T वेव और दूसरी P वेव के बीच का गैप, ठीक है, क्लियर। तो A को 3rd से मैच कर दो, ये रहा B 2nd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P वेव फिर से वही क्वेश्चन है, 2023 में आया। देखो P वेव को ये 2024 में भी आया, सेम तरह का क्वेश्चन 2023 में भी आया। P वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, Q वेव, अच्छा QRS में Q वेव दे दी तुम्हें, तो Q वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल कर सकते हैं ना हम। QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, देखो कितना कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना बच्चों, नर्वस सिस्टम से याद रखना, जब एक्टिव स्टेज आ रही है वो डीपोलराइजेशन। तो A का 3rd एक ही ऑप्शन में है, लो भाई तुम्हारा काम आसान हो गया। ये कर ही लिया हमने,
The QRS complex in a standard ECG represent QRS ventricular systole, तभी तो एकदम पीक बना, तो वो क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखना। अगेन देखो 2019 में भी इसमें मैच द कॉलम आया हुआ है, ग्रेट। पी वेव डी, लगता है फेवरेट क्वेश्चन है ना एग्जामिनर्स का। QRS depolarization of ventricle, T wave repolarization of ventricle and reduction in the size of T wave, ये तुम पढ़ते नहीं हो बट इश्मीया मतलब किसी चीज़ को ब्लड सप्लाई कम होना, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कम होने लग गई तो हार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, कोरोनरी इश्मीया, जिससे आपको ईसीजी की शेप में डेविएशंस दिखेंगे। ये हमें कहीं नहीं दिखता ईसीजी में, तो इसको आपको चूज़ नहीं करना। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट भी दोनों में दिया है, सी का सेकंड, डी से पता चलेगा। अच्छा है ना, चालाकी से क्वेश्चन बनाया है, जिसको ये पता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डी पता होना चाहिए कि ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 2019, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, वही जो होता है CO 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल इज 50 ml। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते हो। तुम खुद सोचो, ये कह रहा है कि जब डायस्टोल एंड हुआ ना, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड हुआ, डायस्टोल यानी फिलिंग हो रही थी वेंट्रिकल्स की, तो 100 ml ब्लड था, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हुआ तो भी 50 ml ब्लड बचा, यानी पंपिंग के बाद भी 50 ml ब्लड बचा। तो इसका मतलब वेंट्रिकल ने कितना पंप किया बच्चों। व्हाट इज द सिस्टोलिक वॉल्यूम? सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो 100 माइनस 50 50 ml। वैसे सिस्टोलिक वॉल्यूम 70 होता है, बट इस केस में तुम्हें 50 ml दिया है, और तुमसे पूछ लिया कि अगर 50 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है और 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है तो हार्ट रेट बताओ। तो हार्ट रेट बता दो। कैसे बताओगे हार्ट रेट? तुम्हें फॉर्मूला पता है, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट निकालनी है, तो कार्डियक आउटपुट को यानी 5 लीटर यानी 5000 कर दूं, ml को 50 ml से डिवाइड कर दो, 100 बीट्स पर मिनट है इसकी हार्ट रेट, ठीक है, क्लियर। देन 2018 का क्वेश्चन है, वॉल्व पे आया है, ट्राइकस्पिड, राय आ रहा है, राइट साइड पर होगा ये, ठीक है, राइट साइड पर भी कहाँ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ऊपर नीचे। बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम, और सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल और उनके एओर्टास के बीच में। तो ये कह रहा है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा एक ही बात है, ठीक है। सो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकेंड साउंड इज हार्ट व्हेन। सेकेंड साउंड कब सुनाई देती है, अभी भी बताया था, जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वॉल्व के ओपनिंग पे साउंड सुनाई नहीं देगा, जब वॉल्व क्लोज होंगे, टकराएंगे आपस में, तब साउंड बजेगा, ठीक है। तो सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज डाउन कब, आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जब ब्लड वेसल्स में चला गया उसके बाद बंद हो जाएंगे, जिससे ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ब्लड प्रेशर इन मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, एओर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होगा बताओ। एओर्टा में जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक स्टेज में थे, जब उनकी खुद की फिलिंग चल रही थी, तो एओर्टा में कुछ प्रेशर है मान लो, अब वेंट्रिकल ने पुश किया है, ब्लड को पंप किया है, सिस्टोलिक स्टेज में है, तब जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, यानी सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। आप लिखते हैं 120/80, तो 120 में ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर एओर्टा में मैक्सिमम कब होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक स्टेज में होगा। वैसे लेफ्ट और राइट साथ में ही सिस्टोल में होते हैं, इसलिए उन्होंने ऑप्शन ही सेट नहीं किया, ठीक है। देन 2013 में पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, अभी बताया था, छोटी सी वेव, एट्रियल सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, सिंपल, ठीक है। ईसीजी को एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन इन ह्यूमन, वाह, इतना आसान क्वेश्चन भी आया हुआ है 2011 में, है ना। देन अगेन ईसीजी पे आप देख रहे हो कितना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए, तो हर बच्चे को पढ़ के जाना ही जाना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। करेक्टली इंटरप्रेट बताना है, करेक्ट कौन सा है इसमें। QRS को कहा है 1 कंप्लीट पल्स, पीक T को कहा है इनिशिएशन ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्शन, पीक P एंड R
टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पीक पी इनिशिएशन ऑफ ओनली लेफ्ट, नहीं दोनों का साथ में होता है। पल्स कैसे काउंट करते हैं, किसी भी ईसीजी, भाई पल्स का मतलब कितनी बार हार्ट ने पंप किया है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी बार हुआ है, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। तो ईसीजी में ऐसे ग्राफ की फॉर्म में होता है वो, उसमें होता है कि 1 मिनट में आप काउंट कर लो कितने QRS पीक हैं, वही हमारी पल्स रेट, वही जो हार्ट रेट है वही पल्स रेट होती है बच्चों। तो डॉक्टर देखते हैं ना, चेक करते हैं, तो वो पल्स रेट से आपकी हार्ट रेट ही चेक की जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन 1। If due to some injury, the chordae tendineae of tricuspid valve of human is partially non-functional, tricuspid यानी राइट साइड वाला वॉल्व partially non-functional हो गया, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है ये वाला वॉल्व थोड़ा इनफंक्शनल हो गया है ना। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा, एओर्टा यहाँ से निकलता है, विल बी स्लोड डाउन, the pacemaker will stop working, the blood will tend to flow back into the left atrium, लेफ्ट एट्रियम इधर है, कह रहा है कि ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने लगेगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, ये सही है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है ना, तो अगर यहाँ पे नॉन फंक्शनल हुआ तो ये वाला मैकेनिज्म कमजोर पड़ेगा। भाई अगर ये वॉल्व नॉन फंक्शनल हुआ तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा बच्चों ब्लड को इसमें भेजने के लिए, तो ब्लड का बैक फ्लो होगा ना, क्योंकि ये वॉल्व सही से बंद नहीं हुआ है। तो अगर ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है तो पूरा ब्लड यहाँ नहीं जाएगा, पूरा यहाँ नहीं जाएगा, तो इसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन 4। ठीक है, डबल सर्कुलेशन पे क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, सबको पता है डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन करेंगे इसका हम। अच्छा, अब डबल सर्कुलेशन एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, आपके डबल सर्कुलेशन में 3 टॉपिक हैं। एक डबल सर्कुलेशन तो आप पढ़ते ही आए हैं, वो तो आपको पता है। उसके अलावा इसमें एक आपको पोर्टल सिस्टम बताया है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि हमारी बॉडी में 2 जगह, एक तो मैं जब आपको हार्मोन्स पढ़ाती हूँ तब बताती हूँ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है पोर्टल सिस्टम, और दूसरा हमारी इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में होता है। इंटेस्टाइन से जितना भी ब्लड वेन्स में आता है वो वेन सीधा वेना केवा में नहीं खुलती, बल्कि वो वेन्स लिवर की तरफ जाती हैं और लिवर में ब्लड सप्लाई यानी न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करके फिर लास्ट में वेना केवा में जाती हैं। तो इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड सीधा हार्ट में नहीं जा रहा बल्कि पहले लिवर की तरफ जा रहा है। दिस स्पेशल सर्कुलेशन इज पोर्टल सर्कुलेशन, जिसकी तरफ जाएगा उसी पर नाम आएगा हेपेटिक पोर्टल वेन। ये जो स्पेशल वेन है, वेन जनरली ऑर्गन को हार्ट से कनेक्ट करती है, ये वेन एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रही है। सो दिस इज पोर्टल वेन। ठीक है, इंटेस्टाइन से निकलेगी, लिवर की तरफ जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन से ज़्यादातर एब्जॉर्ब फूड आया है ना, तो ब्लड सोच रहा है इतने एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी में परिक्रमा काट के लिवर को दूंगा, तो पहले ही थोड़ा बहुत लिवर को दे देता हूँ जो एक्सेस फूड है। ठीक है, इसलिए ये लिवर से होते हुए जाता है। ठीक, तो हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक वेन्स। ठीक है, और एक तो हो गया डबल सर्कुलेशन, दूसरा हो गया पोर्टल, और तीसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। ये है हार्ट टू हार्ट, टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। हार्ट की तरफ ही गया, हार्ट को ब्लड सप्लाई की, वहीं से लेकर हार्ट में ही मिक्स हो गया, अभी जो बताया था। ठीक है, तो 2017 में क्वेश्चन आया है, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, कहाँ से लाई हैं ये ब्लड को? इंटेस्टाइन से। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत स्टमक से भी लाती हैं, बट ठीक है, तुम्हारे कोर्स में इंटेस्टाइन दे रखा है तो इंटेस्टाइन ही सही है। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, अब याद आना चाहिए पहले तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है। ये रही पल्मोनरी आर्टरी। ये कह रहा है ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये रही, क्योंकि इसमें ब्लड को पुश किया है। वैसे भी हमेशा ध्यान रखो कि पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है, बात तो सबको पता है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड पुश करके आता है, हार्ट से पंप होकर आता है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी, नाम सही लिखा है ना मैंने, ये आर्टरी है ना, उल्टा तो नहीं लिख दिया, ये आर्टरी है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन द पल्मोनरी, पहला ही ऑप्शन मिल गया। लेस देन द वेना केवा, सेम एज एओर्टा, मोर देन इन कैरोटिड, फर्स्ट ऑप्शन। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, सबसे ज़्यादा यूरिया कौन कैरी करेगा बताओ? यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे लिवर में होता है क्या?
कौन सी शेप बना रही हूँ मैं लिवर की। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, हमारे लिवर में होता है ना। तो लिवर से जो ब्लड निकलेगा वही तो यूरिया को लेके जाएगा, और लिवर से जो ब्लड लेके जाती है वो कौन है, हेपैटिक वेन। तो हेपैटिक वेन हो जाएगा। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए यहाँ हेपैटिक पोर्टल भी डाल दिया। हेपैटिक पोर्टल तो इंटेस्टाइन से लिवर में आ रही थी, इंटेस्टाइन में थोड़ा यूरिया बन रहा था जो लिवर को लाके देगी, तो ये नहीं करना, हेपैटिक वेन करना है, ठीक है। विच एनिमल हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे मतलब विच एनिमल हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, मतलब फ्रॉग एम्फीबियन है, लिजर्ड रेप्टाइल है, शार्क फिश है, वेल मैमल है। डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है क्या? हाँ, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, मेरे ख्याल से तो डबल सर्कुलेशन की ही बात हो रही है बच्चों, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में हम बोलते हैं कि हमारे पास दो पाथवे हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लिखी भी तो है ऐसी कुछ लाइन यहाँ पर, लिखी भी तो है ऐसी कुछ लाइन, दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, हाँ यही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिखी मुझे, ये नया पैराग्राफ ऐड हुआ था, पुराने बहुत पुराने एडिशन में नहीं था। ब्लड वेसल्स की लेयर्स के नाम है बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था ना एक दो बार पहले किसी लेक्चर में कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें 3 लेयर्ड वॉल होती है। तो सबसे बाहर वाली को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल वाली मीडिया, और इनर वाली ट्यूनिका इंटरना। तो आप ध्यान रखना तीनों किस किस की बनी है। एक्सटर्ना बनी होती है मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स की, मीडिया मिडिल में मायोकार्डियम, जैसे हार्ट में मायोकार्डियम है वैसे ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स होती हैं, इसीलिए तो हमारी ब्लड वेसल डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, प्लस इलास्टिक फाइबर भी डाल दो, और सबसे अंदर तो वही एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है 2013 का क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, तुम्हें बताना है। इन सब के नाम पता है, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है वेना केवा या सिस्टेमिक वेन्स कह सकते हो, ये पल्मोनरी आर्टरी है, डू रिमेंबर। ये जो ब्लड को ला रही है पल्मोनरी वेन है, और ये एओर्टा है, सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। चलो अब करते हैं। इन्होंने सी को लिखा है वेना केवा हो सकता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम, और डीऑक्सीजनेटेड, अब इसमें 2 चैप्टर्स का मिक्स है। हमने इससे पहले जब रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो वहाँ पे वैल्यूज़ देखी थी ना कि अलग अलग ब्लड में क्या क्या वैल्यू, अगर तुम्हें ध्यान हो तो जो CO2 की वैल्यू थी वो हमने पढ़ी थी 40-45 40-45, है ना, जिसमें से 40 एल्वियोलाई में थी, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर टिश्यूज़। देखो मुझे तो याद है, तुमने याद कर रखे हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वेना केवानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 45 होता है, तो ये सही है। फिर भी और देख लेते हैं। डी को डॉर्सल एओर्टा बोला है, गलत। डॉर्सल एओर्टा बच्चों इसी को बोलते हैं, सिस्टेमिक एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा सब इसी के नाम है। ए को पल्मोनरी वेन बोला है, ए को पल्मोनरी वेन सही है। इट टेक्स इम्प्योर ब्लड, ये तो लंग से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ठीक है। बी को पल्मोनरी आर्टरी बोला है, बी वैसे ही गलत है ना, तो सीधा सीधा आंसर मिल गया ऑप्शन 1। अच्छा सेम, अच्छा ये 2013 में था और कर्नाटका में इसी साल रिपीट हुआ था, तो फिर से क्वेश्चन दे दिया। इसमें क्वेश्चन इन पर दे दिया, ठीक है, इन पर दे दिया। ये जो तुम्हारी बुक में भी तो दिखा है, ये रहे देखो, जिसका ल्यूमेन ब्रॉड होता है पता होगा आपको वो वेन है, जिसका ल्यूमेन नैरो होता है वो आर्टरी। क्यों? क्योंकि आर्टरीज की जो स्मूथ मसल्स है वो थिकर होती है, ट्यूनिका मीडिया थिकर होती है, तो बीच में कम जगह बचेगी। ल्यूमेन कैसा होगा? नैरो। वेन्स का ल्यूमेन कैसा होगा? ब्रॉड, क्योंकि स्मूथ मसल्स की लेयर ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपली नहीं भी पता चल रहा आपको ल्यूमेन दिख रहा है, वैसे तो नहीं भी दिख रहा तो यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वेन है और ये आर्टरी है, ठीक है। और ये कैपिलरी है, सिंगल लेयर होती है इसमें, एंडोथीलियम। तो ये बोल रहा है हमें करेक्ट बताना है। बी को बोल रहा है कैपिलरी, थिन, विदाउट मसल्स एंड विदाउट मसल लेयर एंड वॉल, 2 सेल लेयर थिक। ये गड़बड़ कर दिया, 2 लेयर्स नहीं होती सेल्स की, एक ही लेयर होती है। सी को बोल रहा है वेन, ठीक है, थिन वॉल्ड होती है एंड ब्लड फ्लो इन जर्क्स। आपको मैंने पढ़ाया है क्या कि आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, कभी भी वॉल्व्स नहीं होंगे, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। अगर आर्टरी में जगह जगह वॉल्व लगे होंगे तो प्रेशर से ब्लड कैसे जाएगा?
वॉल्व से बार बार टकरा जाएगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो कभी भी आर्टरीज में वॉल्व्स मत डालना। लेकिन वेन्स जब ब्लड को लाती हैं, जनरली नीचे से ऊपर वेन्स को लाना है, हार्ट यहाँ पर है हमारा, तो वेन्स में जगह जगह वॉल्व लगे हुए हैं। जर्क्स में ब्लड बढ़ता है, मतलब वैसे कंटिन्यूसली चलता है, बट उसको ऐसे समझाते हैं कि वॉल्व खुला, ब्लड ऊपर गया, फिर वॉल्व बंद हो गया, फिर इधर वाले वॉल्व खुले और ऊपर गया, फिर ये वाले बंद हो गए, जिससे ब्लड का बार बार नीचे बैक फ्लो ना हो। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को जर्क्स या स्पर्ट्स कहते हैं। मुझे सही लग रहा है, फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ एक बार। डी को इन्होंने कहा है पल्मोनरी वेन, लेबलिंग तो सही है। टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, ये भी सही है। और PO2 की वैल्यू दी है 95 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 ही होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। ए को आर्टरी कहा है, ए का है ये रहा, थिक वॉल्ड कहा है, एंड ब्लड फ्लोज इवनली, ये क्या हुआ बच्चों? हाँ, ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल, करेक्ट ही तो निकालना है हमें। यहाँ पर मुझे इतने सारे करेक्ट क्यों लग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं देखना ज़रा। ए को आर्टरी कहा है, आर्टरी थिक वॉल्ड होती हैं, ब्लड इनमें इवनली फ्लो करता है, ये भी तो सही है। क्या गड़बड़ हुई इस क्वेश्चन में? मतलब इसमें मुझे 3 सही लग रहे हैं। चलो इसमें मैं फिर भी मान लूँ कि इसको तो मैं ऐसे एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, तो ये तो दोनों ही सही हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। डी को इन्होंने पल्मोनरी वेन कहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रही ना, डी पल्मोनरी वेन ही है, लंग से ब्लड को ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 की वैल्यू हमने 95 पढ़ी है, बिल्कुल यही वैल्यू है। और आर्टरी को इन्होंने थिक वॉल्ड कहा है और कहा है ब्लड फ्लो इवनली, ब्लड फ्लोज इवनली। क्या इवनली का क्या मतलब है यहाँ पे? इसकी वजह से अगर मैं एक क्वेश्चन मार्क रखूँ भी तो फिर तो थर्ड तो एकदम ही अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है ये जो टर्म्स इन्होंने डाली है ना, कुछ कंफ्यूज करने के लिए डाली है। भाई ब्लड फ्लोज इवनली में अगर प्रेशर तुम देखोगे, प्रेशर के रिगार्डिंग, तब तुम कह सकते हो कि पूरी आर्टरी में सेम प्रेशर नहीं होता, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बट ऑब्वियस डाउन होगा। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मुझे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है, तो फिर आई विल गो विद ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच, आर्टरीज को डिफाइन करना है आपको। आर्टरीज में क्या होगा? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, सही है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ये भी सही है। बेस्ट डेफिनेशन, इट ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन, ये भी सही है। एंड कैरी ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, ये गलत है क्योंकि तो पोर्टल वेन का होता है। अब क्या करें हम? 2011, ये मतलब देखा, आप देख रहे हो ना, 2013 में देखा आपने, ये 2011 में देखा, मतलब थोड़ा क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग टाइप के पूछे जाते थे। आधा टाइम तो बच्चे का इसी में चला जाता था कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अब बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक है कि ये क्वेश्चन है, तुम्हें आता है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। पहले नीट वॉज नॉट द गेम ऑफ स्पीड, पहले तो नीट में बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें हम बच्चों? आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शंस खोज लेते हैं। जैसे ये कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर ये कह रहा है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है और ऑर्गन्स तक ले जाती है। और थर्ड, इट ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन, है ना, इसका भी कुछ नहीं है बच्चों। बट फिर भी अगर मुझे डेफिनेशन चूज करनी है तो आई विल गो विद ऑप्शन 2। मत लगाओ तुम दिमाग इन क्वेश्चंस में, नहीं आने वाले ये, इस तरह की चीज़ें नहीं आने वाली। एक्चुअली आर्टरी सीधा कैपिलरीज में नहीं टूटती हैं, पहले आर्टरी से आर्टरीओल्स बनता है, फिर कैपिलरीज बनती है, फिर वेन्यूल्स बनता है, फिर वेन बनता है। तो हो सकता है इसको चूज नहीं करें, तो वी हैव टू गो विद ऑप्शन 2। ठीक है, बट प्लीज लेट गो दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट, fastest distribution of some injectable material medicine with no risk of any kind can be achieved। अच्छा, ऐसी चीज़ें भी पूछ लेते थे क्या पहले? 2010 में ये पूछा गया है आप लोगों से कि एक्चुअली है ना, 2 तरह के इंजेक्शंस होते हैं, तुमने देखे होंगे। एक तो IM होते हैं जो हमारे बटक पे या यहाँ पे लगते हैं ना, ये IM मसल्स में लगते हैं ये इंजेक्शन, और जो सीधा यहाँ से लगता है वेन्स में, वो होता है वीनस इंजेक्शन, इंट्रावीनस IV, जैसे ड्रिप के थ्रू भी जाती हैं। तो IV वाले में क्या होता है, जो ऐसी दवाइयाँ जिनके
जिनका थोड़ा रिस्क रहता हो ना कि इनसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है तो एकदम से ना हो जाए पेशेंट को, तो वो कभी भी आईवी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आपने आईवी दी तो सीधा ब्लड में गई और सीधा पूरी बॉडी में फैलकर रिएक्शन कर देगी, क्या पता पर्सन की डेथ हो जाए। तो ऐसी दवाइयाँ जिनमें थोड़ा सा भी रिस्क है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, विद नो रिस्क, तो फिर आपको उस दवाई को IM देना चाहिए, क्योंकि जब हम इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस देते हैं तो धीरे धीरे वो दवाई एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन होनी है तो इनिशियल एरिया में हो जाएगी और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके एंटीडोट से, ठीक है। तो फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग मसल्स, ठीक है। मसल्स के थ्रू पहुंच भी जाएगी और रिएक्शन होनी है तो हमें पता भी चल जाएगी, क्लियर है, ओके। आर्टरीज और लिम्फ वेसल्स में इंजेक्शन नहीं लगते, इंजेक्शन या तो मसल्स में लगते हैं या वेन्स में लगते हैं। देन लास्ट टॉपिक पर आ गए भाई हम, सेकेंड लास्ट पर, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन में हार्ट 3 तरह से कंट्रोल होता है, एक तो अभी समझाया मायोजेनिक है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, बट उसके अलावा हार्ट की हार्ट बीट को जनरेट करना तो हार्ट का ही काम है, ऐसे नोड का काम है, बट कम ज़्यादा करने के लिए सिग्नल्स देना ब्रेन के हाथ में है। ब्रेन से जो नर्व्स हैं वेगस नर्व के थ्रू और भी दूसरी नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं, और सिंपैथेटिक हार्ट बीट को बढ़ाता है जबकि पैरासिम्पैथेटिक उसको रिलैक्स करता है, ठीक है। तो यस, हमारे हार्ट पे ब्रेन का भी कंट्रोल है बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द हार्ट बीट। इनिशिएट करना खुद हार्ट का ही काम है ऐसे नोड के थ्रू, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। और तीसरा कंट्रोल एक हार्मोन का है बच्चों, दैट इज इमरजेंसी हार्मोन एड्रीनालिन। उसके रिसेप्टर्स भी हार्ट पर होते हैं। जब भी इमरजेंसी कंडीशंस में एड्रेनालिन सिक्रीट होगा तुम्हारी बॉडी में तो वो हार्ट पर काम करेगा और तुम्हारी हार्ट बीट को बढ़ाएगा। इसलिए जब भी तुम्हें डर लगता है, इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, तो तुरंत दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, क्लियर। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स करेगा, यानी हर चीज़ को कम कर देगा। रिड्यूस हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। इसमें एक को इंक्रीज कर रहा है, एक को डिक्रीज, दोनों को कर रहा है नहीं, ठीक है, ऑप्शन 1। लो, एक ही क्वेश्चन आया, वो भी कौन से साल में, 2014 में। इसका मतलब ब्रीदिंग में भी हमने देखा था, रेगुलेशन वाले टॉपिक से इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। हाइपरटेंशन सबको पता है, हर घर में पेशेंट है आजकल। वैल्यू याद रखना, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर बार बार रिपीटेड चेक कराने पर वैल्यू 140/90 या उससे ज़्यादा आ रही है, रिपीटेड चेक, एक चेक से नहीं, तो पर्सन इज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन से ही ये बाकी सारी चीज़ें शुरू होती हैं बच्चों। लगातार हाइपरटेंशन इंडिकेशन होता है कि भाई क्यों आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, क्योंकि आपके ब्लड को ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चेंजेस शुरू हो गए हैं, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी आपकी आर्टरीज में, स्पेशली आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू जमा हो गया, जिससे अंदर का रास्ता नैरो हो गया है। वैसे आर्टरी के लिए वेन के कंपैरेटिवली नैरो है, वो और नैरो हो गई है, तो प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा हार्ट को। अगर हार्ट की मसल्स को ही ब्लड नहीं मिला, वहीं पर ATPs नहीं बनेंगी, तो वो पंपिंग एक्शन कैसे इफेक्टिवली कर पाएंगी? तो दैट इज कॉल्ड सिंपली CAD, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टरीज नैरो होना स्टार्ट हो गई हैं, और इन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उससे क्या होगा, हार्ट में कभी भी पेन हो जाएगा, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन। ये एक इंडिकेशन है कि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपकी मायोकार्डियम को, क्योंकि मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज में कचरा जमा हो गया है। ये कचरा कहाँ से आता है? जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है ना, जंक फूड खूब खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, ऑयली नहीं भी खा रहे। आजकल के बच्चे बोलते हैं हम ऑयली फूड नहीं खाते, पिज़्ज़ा बर्गर हमको डेली खिला लो, वो भी बच्चों जंक फूड ही है। ऑयल में जो फैट आप खा रहे हो वो भी अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और यहाँ तो आप खा ही कार्बोहाइड्रेट्स रहे हो। और फिजिकल वर्क हम कर नहीं रहे हैं, या तो पूरे दिन बैठ के पढ़ते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो जनरली बैठ के काम होता है कंप्यूटर्स वगैरह पे। तो इस वजह से ह्यूमंस में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स आप देख रहे हैं बढ़ गए हैं, ये डिसऑर्डर बढ़ गए। बट एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम देना जरा सा, कि जो आप इन दिनों हार्ट अटैक सुन रहे हैं ना बच्चों, वो ये वाले हार्ट अटैक नहीं है। ये वाले हार्ट अटैक तो हमेशा ग्रेजुअली बढ़ते हैं। पता चलता है कि हाइपरटेंशन हुआ, फिर कभी कभी चेस्ट पेन होता है, चेकअप कराने पर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आता है। जो केसेस आप देख रहे हैं वो थ्रोम्बोटिक हार्ट क्लॉट्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं। थ्रोम्बोटिक का मतलब होता है जिनमें अचानक बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट बन गया, और वो क्लॉट आपकी कोरोनरी आर्टरी में चला गया, और वो क्लॉट ने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, हार्ट को ब्लड नहीं मिला, और तुरंत हार्ट अटैक और फिर डेथ हो गई। क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होती है, और उसका पता नहीं होता कब क्लॉट बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका रीज़न कहीं ना कहीं कोविड है या उसका वैक्सीन है, व्हाटएवर है, बट आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली आप सुन रहे हैं छोटे बच्चों में, यंग एज के लोगों में
हेल्दी लोग हैं उनमें भी हो रहा है। तो वो ये वाला एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट अटैक नहीं है, वो थ्रोम्बोटिक हार्ट अटैक है, ब्लड क्लॉट बनने की वजह से हो रहा है, जिसके रीजंस अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए। ठीक है, ये एज बढ़ने के साथ साथ ये आपकी बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जिसको पता भी कर सकते हैं और विद द लाइफस्टाइल आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो एंजाइना समझ में आ गया क्या होता है। एंजाइना के बाद यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। एक है हार्ट फेलियर, जिसको CHF भी बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये लिखा हुआ है कंजेशन। दूसरा है कहाँ गया, ये रहा, कार्डियक अरेस्ट। और तीसरा है हार्ट अटैक। तीनों वर्ड्स में फ़र्क समझ लो। तीनों फ़र्क क्या है। हार्ट फेलियर का मतलब जैसे हमने कोई एग्जाम के लिए अटेम्प्ट किया और जितने मार्क्स हमें चाहिए थे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, मेन रीज़न तो यही था कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो फेलियर कब होता है, जब हमारे हार्ट के ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है, हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिल रहा जितना हार्ट को चाहिए पंपिंग के लिए। तो इफ़ इनफ ब्लड इज़ नॉट मतलब हार्ट इज़ नॉट रिसीविंग इनफ ब्लड, तो उसको कहेंगे हार्ट फेलियर। धीरे धीरे हार्ट की मसल्स में भारीपन, चेस्ट में कंजेशन फील होता है, दैट इज कॉल्ड CHF। ठीक है, हार्ट अटैक किसे कहते हैं, अब जब लगातार उतने टाइम से ब्लड नहीं मिल रहा तो हार्ट कोशिश कर रहा था मैनेज करने की, बट एक टाइम ऐसे आई जब वो चीख ही उठा कि यार अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हार्ट अटैक। इनएडिकेट ब्लड सप्लाई की वजह से सडन डैमेज, जैसे किसी पर अटैक किया और वो डैमेज हो गया, बट ये लॉन्ग टाइम का इफेक्ट है, तो दैट इज हार्ट अटैक। बट इट इज़ अ सिचुएशन जिसको इमरजेंसी में अगर ले जाएं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता है। एंड व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, अगर एक हार्ट अटैक के पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका हार्ट अरेस्ट हो जाएगा, यानी काम करना ही बंद कर देगा, स्टॉप बीटिंग, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तीनों वर्ड्स में फ़र्क ध्यान रखना। फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं, विल एंड दिस सेशन। ये देखो डिसऑर्डर से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, 2 ही क्वेश्चन आए, वो भी 2011 और 10 में, वाह। चलो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, बताओ। ब्लड प्रेशर के लिए 130/90 को हाई तो नहीं कहा था यार हमने, 190 ये अच्छा, ये पुराना है क्या, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। हाँ, ये रेंज अभी बढ़ी है बच्चों, 140/90, पहले ये 130/90 थी। यस, इसी बेसिस पर ऑप्शन 1 ही होगा ये में हम वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड, वैसे तो ये भी सही है 190/110 में हम वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, पर 190 कुछ ज़रूरत से ही ज़्यादा हो गया बच्चों। ठीक है, दोनों ही सही लग रहे हैं मुझको, है ना, दोनों ही सही लग रहे हैं, बट ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, नया आएगा तो यहाँ पे 140/90 आएगा और तुम उसको फिर चूज़ करोगे, 130 नहीं आएगा। देन गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट बताने हैं, बता दो। Arteries are thick-walled, narrow lumen as compared to veins. Yes. Angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced. गलत. Heart is reduced. Person with blood group AB can donate blood to any person. गलत. AB recipient है, donor नहीं. Calcium ion play a important role in blood clotting. सही. तो सही में मुझे मिले हैं 1st and 4th, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अब तुम अपने क्वेश्चंस और कर लेना। सारे PYQ जो लास्ट 15 सालों में पूछे गए वो हमने कर लिए हैं, और अच्छी खासी प्रैक्टिस, अच्छा खासा रिवीजन हमने इस चैप्टर का पूरा कर लिया है ना। कोशिश की है मैंने जितना कम टाइम में, वैसे तो 1.25 घंटे का सेशन हो गया, बट ठीक है, कोई नहीं, आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, पूरा रिवीजन हो गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए तुम तैयार करके आओगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है हमें, कमेंट्स में मुझे बताते रहना। ओके, गुड बाय।